हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी कक्षा। दिस इज योर फिजिक्स एडुकेटर अक्षय और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 8 ऑफ आवर क्लास 11th वन शॉट सीरीज, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो चैप्टर 8 से हमारे फिजिक्स का सेकंड फेज हम कह सकते हैं स्टार्ट होता है। अगर हम पहले चैप्टर 7 तक फोकस करें, पहले 7 चैप्टर्स तक फोकस करें, तो वहां पे हम फोर्स और फोर्स से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है जो मोशन को आपको समझाता है, मोशन के अराउंड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब हम पढ़ते हैं। पहले हम लीनियर मोशन पढ़ते हैं, फिर फंडामेंटली हम रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं, जिसके बीच में हमें सर्कुलर मोशन भी एक टाइप ऑफ मोशन जो हमें हेल्प करता है इवेंचुअली रोटेशनल मोशन समझने के लिए। तो जब न्यूटन ने 1665 के आसपास डिस्कवरी ऑफ फोर्स की, तो उसी के बाद फोर्स के अराउंड बहुत सारे डिफरेंट अप्रोचेस डेवलप होने लगी, बहुत सारी स्टडीज होने लगी। और पैरेलली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, जो फोर्स के एक डिफरेंट एस्पेक्ट को समझ रहे थे। आज तक हमने ये समझा है कि जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो बॉडी लीनियरली मूव करती है या रोटेट करने लगती है, लेकिन हम एक एस्पेक्ट को अभी तक नेग्लेक्ट करते आ रहे थे। वो एस्पेक्ट ये था कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं तो वो अपने शेप को भी चेंज कर सकती है। जैसे जब हम रबर या किसी भी एक ऐसी बॉडी को जो इलास्टिक के फॉर्म में होती है, अगर हम उसे लेट्स से उस पे फोर्स लगाते हैं तो अपना शेप भी चेंज करती है, जबकि वो मूव नहीं करती कहीं भी। अगर हम हैमर से किसी सॉफ्ट चीज को हिट करते हैं तो वो भी अपना शेप चेंज करती है, वो भी मूव नहीं करती। ऑल्दो मूव कर सकती है, लेकिन शेप चेंज करना भी एक एस्पेक्ट होता है हर बॉडी का, जो अभी तक हम नेग्लेक्ट करते आ रहे थे, बिकॉज हम रिजिड बॉडी की बात कर रहे थे जो शेप और साइज चेंज नहीं करती है। बट प्रैक्टिकली हर बॉडी अपना शेप और साइज चेंज कर सकती है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एंड उसी एस्पेक्ट को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी करवाए हैं और एनसीईआरटी के वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी मैंने लिए हैं जो बहुत ज्यादा रेलेवेंट होते हैं समझने के लिए while studying the chapter। also जो नोट्स हैं इस चैप्टर के वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जब भी आप पढ़ रहे हैं इन नोट्स के साथ अपनी स्टडीज को करें, सो दैट जब आप रिवाइज करें चैप्टर को तो बहुत कॉन्साइज वे में रिवाइज कर पाए, और अगर कहीं डाउट आता है तो उस पार्ट ऑफ द वीडियो को रेफर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम फोर्सेस को समझेंगे कि वो कौन से फोर्सेस हैं जो बॉडी को एक तरीके से बॉडी का शेप या साइज चेंज कर सकते हैं। और मेनली हमें स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है, जो एक वर्ड इंट्रोड्यूस होगा जब हम बॉडी के शेप और साइज चेंज की बात करेंगे। फिर हम स्ट्रेन जो चेंज बॉडी में आ रहा है उसकी बात करेंगे, जैसे हम स्ट्रेन से रेफर करते हैं। लास्टली हम उस एनर्जी की बात करेंगे जो जब हम किसी बॉडी का शेप और साइज चेंज करते हैं उसमें स्टोर होती है। इस एनर्जी के बारे में ऑलरेडी मैं आपको वर्क पावर एनर्जी में बता चुका हूं, लेकिन यहां पे उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, उसका रियल एस्पेक्ट हम समझने वाले हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया ऑलरेडी, सबसे पहले न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने जब फोर्स की डिस्कवरी की तो पहली बार हम बहुत सारी चीजों को एक मैथमेटिकल एस्पेक्ट से समझ पाए। हमारे पास एक क्वांटिटी थी ये समझने के लिए कि बॉडी का मोशन हो क्यों रहा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन, एंड एनी बॉडी, किसी भी बॉडी को अगर मूव करना है तो हमें उस पर कौन सी क्वांटिटी को अप्लाई करना है, या हम ऑलरेडी उस पर क्या अप्लाई कर रहे थे। पैरेलली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, जो ऑलरेडी इसी एस्पेक्ट को कॉन्सेप्चुअलाइज करना चाह रहे थे, लेकिन वो क्योंकि फोर्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो उस पार्ट को कभी भी मैथमेटिकली नहीं बता पा रहे थे, लेकिन उनने फंडामेंटली इसी क्वांटिटी फोर्स का बॉडी के इंटरनल बिहेवियर के साथ रिलेशन को समझा, और 1670 से 1680 के बीच में अपनी थ्योरीज को एस्टैब्लिश किया, जिसे हम हुक्स लॉ कहते हैं। और पहली बार उन्होंने ये प्रपोज किया कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, मैथमेटिकली प्रपोज किया, ऑल्दो ये ऑलरेडी बहुत लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन मैथमेटिकली इन्होंने एक लॉ दिया, हुक्स लॉ, जिसमें इन्होंने प्रपोज किया कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसमें चेंजेस आते हैं, और फोर्स और उस चेंज का क्या रिलेशन है, उसके इंटरनल चेंज की यहां पे बात इन्होंने की। और फाइनली थॉमस यंग, एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट, जिन्होंने लगभग यहां से 50 से 60 साल बाद, ऑलरेडी वो भी काफी टाइम तक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे, लेकिन फाइनली उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के तहत, जहां पे उन्होंने एक रॉड ली, उस पर कुछ फोर्सेस अप्लाई किए, डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई किए, और एक मैथमेटिकल, बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन से एक मैथमेटिकल आउटलुक डेवलप किया ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स जो बॉडी में होती है जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं। तो जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो सबसे पहले बात आती है डीफॉर्मिंग फोर्स की।
डीफॉर्मिंग वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है, डीफॉर्मिंग फॉर्मेशन को बिगाड़ने वाला या फॉर्मेशन को चेंज करने वाला. सो अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, मतलब वो उसके मोशन को नहीं कॉज करता है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर चेंज लेके आता है, उसके शेप और साइज में चेंज लेके आता है. तो जब भी आप किसी भी बॉडी पे एक ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो आप देखते हैं आप उसके शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं, और एक्चुअली में मैक्सिमम बॉडीज का हम शेप और साइज चेंज कर सकते हैं. जो बॉडी हमें ऐसा लगता है, जैसे कि मान लीजिए मैं इस बॉडी पे फोर्स लगाऊं इसका शेप चेंज नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है. अगर हम बहुत माइन्यूट लेवल पे देखेंगे तो उसका भी शेप और साइज थोड़ा चेंज हो रहा होगा. और इसी प्रॉपर्टी को हम समझने वाले हैं कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो ये डिटरमाइन करती है कि बॉडी का शेप और साइज चेंज होगा कि नहीं होगा. तो वो फोर्स जो हम बॉडी पे लगाएं और उसके शेप में चेंज आए. अब शेप में मल्टीपल तरीकों से चेंज आ सकता है. पहले तो अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और उसकी लेंथ में चेंज लाएं तो इसको हम एक तरीके से लीनियर चेंज या लॉन्गिट्यूडनल चेंज के तरीके से स्टडी करते हैं. एक ऐसा चेंज भी होता है, आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने कभी फोम को देखा हो, है ना. जब हम फोम को मान लीजिए यहां से एक जगह से फिक्स कर देते हैं और यहां से उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये जो फोर्स होता है ये फोम को एक तरीके से लेटरली मूव करता है. मतलब अगर हम इसको यहां से फिक्स कर दें तो ये इस एंगुलर तरीके से इसको मूव करता है, और ये भी एक चेंज में आता है, ये भी इसका शेप चेंज करेगा या इसके साइज को चेंज करेगा. तो या तो हम यहां से फोर्स लगाएं या तो हम यहां से फोर्स लगाएं. बेसिकली हर वो फोर्स जो बॉडी के शेप और साइज को चेंज करेगा उसे हम डीफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं. अब जब भी हम फोर्स लगाएंगे तो हमें इंटरनली थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी बॉडी की कि वो कैसे बिहेव करती है. तो बॉडी मतलब एक कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम्स. बहुत सारे एटम जब जुड़ते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं तो एक बॉडी बनती है. बॉडी के 3 स्टेट होते हैं, आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस मेनली. फिर और भी सब स्टेट्स होते हैं, बट लार्जली हम इन 3 स्टेट्स में किसी भी बॉडी को कैटेगराइज करते हैं. तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस क्या है? उनकी इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग का डिफरेंस है. उनके मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्डिंग है, जो फोर्स एग्जिस्ट करता है, जो उनको साथ रखता है, वो डिफरेंट है, और उसी बेसिस पे बॉडीज अलग अलग तरीके के स्टेट में एग्जिस्ट करती है. जैसे 3 स्टेट का मैंने आपको नाम बताया. तो वो बॉडीज जिनमें ये फोर्स बहुत ज्यादा होता है उनको हम सॉलिड कैटेगरी में रखते हैं. वो बॉडी जिनमें फोर्स थोड़ा सा कम होता है उनको हम लिक्विड या फ्लूइड्स में रखते हैं, और जिनमें ये बहुत कम होता है उनको हम गैसेस में रखते हैं. अगर हम ध्यान से देखें तो किसी भी बॉडी में जो एटम्स होंगे, किसी भी बॉडी में जो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके बीच में हमने बोला एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, उनके बीच में भी एक फोर्स है. तो एक फोर्स ये हो गया जिसको हम बोल देते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स, और एक फोर्स हमारे पास हो गया जिसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स. अब देखिए रीस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है. ऐसे मानिए कि 2 एटम है, दोनों एक धागे से बंधे हुए, वो धागा ही फोर्स है जो उन एटम्स को साथ रखे हुए. आपके 2 एटम्स या 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? एक बॉन्ड है. उस बॉन्ड को ही हम फोर्स की तरह देख रहे हैं. तो जब भी मैं 2 एटम्स को दूर खींचने की कोशिश करूंगा, डीफॉर्म करने की कोशिश करूंगा, तो ये जो फोर्स है वो उनको वापस सेम जगह या उनको दूर जाने से रोकने की कोशिश करेगा. एंड इसी दूर जाने से रोकने वाले फोर्स को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स. तो स्प्रिंग में अगर आप ध्यान से नोटिस करें, स्प्रिंग इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल है जिसको आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, मतलब लार्ज स्केल लेवल पे देख सकते हैं. एटॉमिक लेवल पे उसको ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरी बॉडी एज अ होल एक रीस्टोरिंग एस्पेक्ट को शो करती है. तो जब भी हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो वो क्या करती है? जैसे हम कंप्रेस करते हैं तो वो खुलने की कोशिश करती है, और अगर हम उसको खींचते हैं तो वापस अंदर जाने की कोशिश करती है. ये दोनों ही एस्पेक्ट उसके रीस्टोरिंग एस्पेक्ट को दिखाते हैं. तो 2 चीजें यहां पे है. पहला डीफॉर्मिंग फोर्स, जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो वो पहले डीफॉर्म होगी, और जब आप उसको छोड़ेंगे तो उसके, क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड है, तो वो क्या होगी? वो वापस रिस्टोर होने की कोशिश करेगी, अपने शेप को रीगेन करने की कोशिश करेगी. इसी रीस्टोरिंग टेंडेंसी को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. इसी रीस्टोरिंग टेंडेंसी की एक प्रॉपर्टी बॉडी में डेवलप होती है जिसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी, जो इस चैप्टर का बेस है, जो इस चैप्टर का हमारा फोकस है. तो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, जिसके कारण हम कह सकते हैं उन एटम्स के बीच में रीस्टोरिंग फोर्स है, जिसके कारण वो अपने शेप को रिटेन रखना चाहती है, रीगेन करना चाहती है, और डीफॉर्मिंग फोर्स को एक तरीके से डीफॉर्म नहीं या फॉर्मेशन चेंज नहीं करने देना चाहती. अब लॉजिकली अगर हम सोचें तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस को हम इसी बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं, और फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है जिसके बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को हम कैटेगराइज करते हैं, एक्चुअली वो इलास्टिसिटी है.
तो जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, जो ज्यादा अपने शेप को रीगेन करेगा, तो हम ये भी कह सकते हैं जो ज्यादा अपोज करेगा अपने शेप को चेंज होने से, वो कौन होगा? वो होगा सॉलिड। इसी तरीके से जो जिसके पास कम फोर्स होगा वापस लाने के लिए, वो हो जाएगा लिक्विड, और जिसके पास बहुत ही कम फोर्स होगा या जो ला ही नहीं पाएगा, उसको हम कहते हैं गैस। तो इलास्टिसिटी के बेसिस पे हम मैटर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, हाईएस्ट इलास्टिसिटी वाले सॉलिड्स, उससे कम वाले लिक्विड्स और उससे कम वाले गैसेस आर 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर जिनको हम इलास्टिसिटी के बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो व्हाट इज इलास्टिसिटी? The tendency of a body to regain its shape while deforming force is applied on it is called elasticity। मतलब जैसे ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे हमने यहां पे क्या लगाया? एक फोर्स लगाया। जैसे ही हमने फोर्स लगाया तो इस बॉडी के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं जो क्या करना चाहते हैं, जिनके बीच में ऑलरेडी ये फोर्स लग रहा है। तो जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं, ये जो फोर्स लग रहा है, यही फोर्स एक तरीके से एक रीस्टोरिंग फोर्स की तरह बिहेव करता है और इस एटम को दूर जाने से रोकना चाहता है। अब अगर ये बहुत ज्यादा होगा, मतलब अगर इलास्टिसिटी की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी, तो ये दूर जाएगा ही नहीं, जो नॉर्मली सॉलिड्स में लार्जली दिखता है। जैसे देखिए, अगर मैं यहां फोर्स लगा रहा हूं तो यहां पे कोई कुछ हो नहीं रहा चेंज, क्यों? क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होगी, इसकी रिस्टोरिंग स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि मैं उसको खींचने की या दबाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो अपने शेप को चेंज नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ऑलरेडी वो अपने इनिशियल जो शेप है उसको रिटेन करने की कोशिश कर रहा है, ना वो पास आ रहा है ना दूर जा रहा है, दोनों को ही अपोज कर रहा है। उस अपोजिंग टेंडेंसी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी, या फिर अपने इनिशियल स्टेट को रीगेन करने की टेंडेंसी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। तो एक तरीके से इलास्टिसिटी जो है वो हमारी दो नजरिए से देखी जा सकती है। एक तो रीगेन करने की टेंडेंसी, शेप को रीगेन करने की टेंडेंसी को भी हम इलास्टिसिटी कह सकते हैं, या फिर एक तरीके से अपोजिंग चेंज को भी हम इलास्टिसिटी कह सकते हैं। तो अपोजिंग टेंडेंसी ऑफ चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड इलास्टिसिटी। अपोजिंग टेंडेंसी ऑफ चेंज या अपोजिंग टेंडेंसी टू चेंज, है ना, टू एनी चेंज इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक है। अच्छा, पहले एक डिफॉर्मिंग फोर्स होना चाहिए, फिर एक रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, जिस रिस्टोरिंग फोर्स के बेसिस पे हमने इलास्टिसिटी को डिफाइन किया। या फिर हम अलग नजरिए से देख सकते हैं कि हर बॉडी के पास एक प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी की, जिसके बेसिस पे अपने शेप को रीगेन करती है, चेंज को अपोज करती है। अब यहीं से कंडीशन या एक टेंडेंसी और है बॉडीज की, जिसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी जो है, इट इज अपोजिट ऑफ इलास्टिसिटी। अब प्लास्टिक मटेरियल या प्लास्टिसिटी क्या होती है? प्लास्टिसिटी में बेसिकली टेंडेंसी टू चेंज, है ना, टेंडेंसी टू शो चेंज, है ना, ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो आप किसी भी प्लास्टिक मटेरियल को देखें, किसी भी प्लास्टिक मटेरियल को अगर हम देखें, जैसे फॉर एग्जांपल इस बॉटल को हम देखें, तो इस बॉटल को ऑलरेडी अगर मैं ऐसे प्रेस करता हूं तो देखिए इसका एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। अब मैं चाहूं तो उसको वापस चेंज कर सकता हूं फिर से अप्लाई करके, लेकिन अगर मैं इसको दबा रहा हूं तो देखिए आप इसमें एक परमानेंट चेंज आ रहा है। ऑल्दो इसकी इलास्टिसिटी ठीक ठाक है, लेकिन लार्जली देखिए इसमें एक परमानेंट चेंज इन शेप आ रहा है, क्योंकि ये प्लास्टिक मटेरियल से बनी है, इलास्टिक मटेरियल से नहीं बनी। तो जहां भी परमानेंट चेंज आने लगे, उस वाली प्रॉपर्टी को हम प्लास्टिसिटी कहेंगे या प्लास्टिक नेचर कहेंगे। तो क्या प्लास्टिक नेचर हमारे काम का है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी बॉडी को हम एक बार यूज करके उसके शेप को चेंज कर देते हैं, तो सोचिए वो इवेंचुअली बिल्कुल भी एक एफिशिएंट तरीका नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज करने का। क्योंकि फंडामेंटली अगर किसी मटेरियल को हम यूज कर रहे हैं तो हम उसे बार बार यूज कर पाए और उसके शेप में चेंज ना आए, तभी वो हमारे इफेक्टिव यूज का होता है। चलिए, तो जैसे ही हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं, वैसे ही हमें रिस्टोरिंग फोर्स की बात करनी है, जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच का बॉन्ड है। तो वहीं से हमारा एक टर्म निकल के आता है, इसे हम कहते हैं स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? When a deforming force is applied on a body due to which a restoring force is developed in the body, this restoring force per unit area is called stress। मतलब यहां पे हमने एक फोर्स लगाया F, जो कि है deforming force। जैसे ही हमने फोर्स लगाया, क्योंकि बॉडी के पास यहां पे एटम्स है, वो एटम्स इन एटम्स को आगे नहीं जाने देंगे या इन एटम्स को आगे नहीं जाने देना चाहते हैं, तो वो क्या लगाएंगे? एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो हमेशा डीफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट होता है। मतलब अगर मेरा डीफॉर्मिंग फोर्स ऐसा होता, वो दबाने की कोशिश करता, तो मेरा रीस्टोरिंग फोर्स ऐसा होता, वो वापस बाहर जाने की कोशिश करता। तो एक फंडामेंटल याद रखिए कि भाई अगर ये पॉइंट है और यहां पे डीफॉर्मिंग फोर्स है, तो उसके
जो रिस्टोरेशन होता है वो हमेशा अपोजिट होता है। तो अगर यहां पे एक सॉलिड बॉडी है तो डेफिनेटली यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया ए रहा होगा। इसी फोर्स, इसी रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम बोलते हैं स्ट्रेस ऑन द बॉडी। तो जब भी स्ट्रेस टर्म का यूज हो तो इस तरीके से स्ट्रेस को हमने डिफाइन किया है, जिसे आपको याद रखना है, विच इज फोर्स रीस्टोरिंग अपॉन एरिया। अब आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो हमेशा डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल होता है। तो आपको रिस्टोरिंग फोर्स निकालने की जरूरत नहीं है, आपका रिस्टोरिंग फोर्स ऑलरेडी जो अप्लाइड फोर्स है उसके इक्वल ही होगा। तो वही आपको क्वेश्चन में पुट भी करना है। सेकेंड टर्म जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम बॉडी के डिफॉर्मेशन या बॉडी की इलास्टिसिटी की बात करते हैं, वो है स्ट्रेन। सो व्हाट इज स्ट्रेन? अब देखिए, मान लीजिए मैंने यहां पे एक बॉडी पे फोर्स लगाया F, अब मुझे रिस्टोरिंग फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैंने फोर्स लगाया डिफॉर्मेशन फोर्स, तो बॉडी की जो लेंथ है, पहले मान लीजिए वो लेंथ अगर L थी और बढ़ के वो लेंथ L डैश हो जाती है, तो मुझे पता है कि ये जो लेंथ आ रही है इसी को मैं बोल सकता हूं चेंज इन लेंथ। तो यहां पे डेल्टा L क्या है? चेंज इन लेंथ। तो इसी चेंज इन लेंथ के एस्पेक्ट से एक नई क्वांटिटी हमने डिफाइन की जिसे हमने कहा स्ट्रेन। और स्ट्रेन होता है रेशियो ऑफ व्हाट? रेशियो ऑफ चेंज अपॉन द इनिशियल वैल्यू। मतलब कि अगर मैं यहां पे बात करूं, अब देखिए चेंज भी बहुत टाइप के होते हैं, अभी हम देखेंगे आगे कि चेंजेस भी अलग अलग टाइप के होते हैं। हो सकता है हम लीनियर चेंज की बात कर रहे हो, एरियल चेंज की बात कर रहे हो, वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूम में भी चेंज आता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, एक बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाता हूं कि भाई पानी को जब आप अलग अलग स्टेट में यूज करते हैं तो उसकी वॉल्यूम अलग अलग होती है। तो मतलब चेंज वॉल्यूम में भी आ सकता है। भाई वॉल्यूम ऑक्युपाइड जो होती है वो क्या होती है? एटम्स की जितनी उसने स्पेस ऑक्युपाई कर रखी है। अब अगर उनकी बॉन्डिंग वीक या ज्यादा होगी तो उस हिसाब से उनकी स्पेसिंग कम ज्यादा होगी, उस हिसाब से वो स्पेस भी कम ज्यादा ऑक्युपाई करेंगे। तो यहां पे हम क्योंकि लीनियर चेंज की ही बात कर रहे हैं तो इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि भाई चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू। तो कैसे डिफाइन कर लेंगे? चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू, क्योंकि यहां पे चेंज डेल्टा L है और इनिशियल वैल्यू L इनिशियल है। चेंज को हम कैसे लिखेंगे? L डैश माइनस L अपॉन L। इसी को हम कहेंगे स्ट्रेन, जो कि मल्टीपल टाइप्स में एग्जिस्ट कर सकता है, जिसको हम धीरे धीरे अभी आगे बढ़ेंगे तो उनको हम कैटेगराइज करेंगे। तो अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और उनसे रिगार्डिंग डिफरेंट चेंजेस मतलब स्ट्रेन को समझने वाले हैं। तो सबसे पहला जो स्ट्रेस है उसे हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। When the deforming force is applied along the length and perpendicular to the area of cross section। मान लीजिए एक रॉड है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A, और अगर हम फोर्स को यहां लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स को, जो कि इसकी लेंथ में ही चेंज लाए, तो आगे क्या लिखा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी देन द रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये जो है देखिए, तो डिफरेंट बॉडीज में हम ये फिक्स कर सकते हैं कि चेंज कैसे आएंगे, या फिर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एक्चुअली में हर बॉडी अपने अलग अलग टाइप के चेंज को दिखाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रॉड को लूं, एक रबर बैंड को लूं और उसको खींचूं, तो वो कहीं ना कहीं उसकी लेंथ में मेजर चेंज को दिखता है, या हमें ऐसा लगता है कि उसकी लेंथ चेंज हो रही है, ऑल्दो उसका एरिया भी थोड़ा कम होता है, बट हम कह सकते हैं उसकी लीनियर चेंज को हम स्टडी कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम एक बलून ले और उसको हम हर तरीके से फोर्स से दबाएं तो उसकी हम वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि वो ओवरऑल कंप्रेस हो रहा होता है। तो इसी बेसिस पे अलग अलग स्ट्रेस और स्ट्रेन हम कैटेगराइज कर रहे हैं। तो जब भी किसी बॉडी की लेंथ में चेंज आता है, और फोर्स को भी कैसा लगना जरूरी है? फोर्स को भी अलोंग दी लेंथ लगना जरूरी है, तो हम उस स्ट्रेस को जो उसमें डेवलप होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है उसका जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स तो हो गई, तो F रिस्टोरिंग अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। भाई इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि फोर्स जो है वो लेंथ के परपेंडिकुलर वाला लेना है जब भी टेंसाइल स्ट्रेस निकालनी है। अभी मैं इसका एक अच्छा केस भी करवाऊंगा। अच्छा, टेंसाइल जब भी वर्ड यूज हो रहा है मतलब हम एक्सटेंशन या इंक्रीज इन लेंथ की बात कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपकी लेंथ कम हो रही है, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी चीज को, किसी बॉडी को ऐसे कंप्रेस करें उसकी लेंथ को कम कर दें। बहुत बार ऐसा होता है, कुछ मटेरियल होते हैं जो कंप्रेस हो जाते हैं, तो फिर उसको हम कंप्रेस स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अंदर रखेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ के अंदर नहीं रखेंगे, कंप्रेसिंग स्ट्रेंथ के अंदर उसे हम रख रहे होंगे। तो दोनों ही लेंथ के अलोंग होते हैं, लेकिन एक का नाम टेंसाइल होता है, दूसरे का नाम कंप्रेसिबल स्ट्रेस या कंप्रेसिंग स्ट्रेस होता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम इसके स्ट्रेन की स्टडी करें, अब पहले हमने फोर्स, अप्लाइड फोर्स के एस्पेक्ट को समझा, अब हम अगर चेंज की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन
वो स्ट्रेन है जो हम टेंसाइल स्ट्रेस के साथ बेसिकली पढ़ते हैं, या टेंसाइल स्ट्रेस लगाने से जो चेंज आ रहा है वो लेंथ में आएगा। तो उसी लीनियर चेंज को अगर हम स्ट्रेन के टर्म्स में देखें तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। तो ऑन एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस द बॉडी चेंजेस इट्स लेंथ, द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज बेसिकली आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये आपकी इनिशियल लेंथ हो गई, ये आपकी फाइनल लेंथ हो गई। तो चेंज इन लेंथ कितनी हो गई बताइए, ये हो गया आपका एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। तो आपका जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वो हो गया आपका चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल अपॉन एल इनिशियल। अच्छा, ये अगर कंप्रेसिंग होता या कंप्रेसिबल होता तो हम एल इनिशियल माइनस एल फाइनल कर लेते, क्योंकि वहां लेंथ कम हो रही होती। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, यूनिट्स की अगर हम बात करें, देखिए तो यहां पे जो यूनिट है वो एक तरीके से न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर आएगी, ऐसा यूनिट। तो आप देखिए इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की आ जाती है। जो आप देखेंगे तो प्रेशर की यूनिट भी होती है, जिसको आप पास्कल भी कहते हैं। तो पास्कल भी इसकी यूनिट हो सकती है, और प्रेशर की यूनिट आपकी स्ट्रेन स्ट्रेस की यूनिट होती है। जबकि स्ट्रेन की अगर हम यूनिट की बात करें तो मीटर, क्योंकि ऊपर भी एक लेंथ है और नीचे ही मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है। तो जो आपका स्ट्रेन होता है, क्योंकि वो एक लेंथ का रेशियो है, तो वो यूनिट लेस होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता। यूनिट लेस होगा तो डायमेंशन भी उसके नहीं होंगे, उसके डायमेंशन एक तरीके से डायमेंशन लेस कैटेगरी में वो रखा जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सेकंड, अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो सेकंड टाइप के चेंज की बात कर रहे होंगे। जैसे ये हमारे पास एक सॉलिड बॉडी है, इस सॉलिड बॉडी को हम क्या करते हैं, यहां से हम इसे फिक्स कर देते हैं। एक ऐसी बॉडी जिसकी रिजिडिटी एक तरीके से जो रिजिड नहीं हम मान रहे हैं। परफेक्ट रिजिड बॉडी क्या होती है, देखो जिसका एक तरीके से इलास्टिसिटी इंफिनिटी है, ऐसे सोच के देखो, जो हाई अपने आप के शेप को हमेशा रीगेन करेगा, तो वो परफेक्ट रिजिड बॉडी होगी। ये चेंज कर पा रहे हैं। तो अब यहां ध्यान देना है, जब भी एक सॉलिड बॉडी में इस तरीके से फोर्स लगाया जाए कि अगर ये मान लीजिए हम उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, ये है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हमें कंसिडर करना है। तो ये बड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब इस क्रॉस सेक्शन का एरिया, और ये रही आपकी लेंथ जो इस वाले सिनेरियो में कंसिडर होगी। तो जो हम शेयरिंग स्ट्रेस जब भी बात कर रहे होंगे, जब भी हम शेयरिंग स्ट्रेस की बात कर रहे होंगे, तो हम इस लेंथ को कंसिडर करेंगे और इस एरिया को। जब हम लॉन्गिट्यूडल की बात करते हैं तो आप देखिए ये लेंथ हम कंसिडर कर रहे हैं, ये एरिया है ना। यहां भी ऐसा ही है, लेंथ और एरिया परपेंडिकुलर है, लेकिन फोर्स जो है वो बिल्कुल डिफरेंट वे में यहां पे एक्ट कर रहा होगा। जो फोर्स है वो पैरेलल टू एरिया एक्ट कर रहा होगा। तो यहां पे जो फोर्स है हमारा वो देखिए एरिया के पैरेलल है, जबकि यहां पे जो फोर्स था वो हमारे एरिया के परपेंडिकुलर था, और लेंथ के पैरेलल था, यहां पे लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो जब ऐसा फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या करेगी, मैंने अभी बताया था, फोम का एग्जांपल लिया था मैंने, तो इस तरीके से थोड़ा सा टेढ़ा होगी, थोड़ा टेढ़े तरीके से वो मूव करेगी। मतलब पैरेलल टू, एक तरीके से उसकी डिफॉर्मेशन जो जा रही होगी पैरेलल टू आपकी कहां जा रही होगी, एरिया जा रही होगी, है ना। ये एरिया है तो उसके पैरेलल डिफॉर्मेशन जा रही होगी। तो यहां पे जो चेंज इन लेंथ कंसिडर करनी है वो एक्चुअली में ये वाली लेंथ है। इस लेंथ को आपको यहां कंसिडर करना है एज अ चेंज इन लेंथ, ऐसे ये डिफाइन है, ठीक है। तो व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियल टू द लेंथ, tangential to the length or perpendicular to the length and parallel to the area of cross section, then the restoring force developed per unit area is called shearing stress। मतलब कि shearing stress की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वली होता है रीस्टोरिंग, लेकिन रीस्टोरिंग के लिए वो डिफाइंड है, याद रखिएगा, अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेकिन इसमें आप एरिया और अच्छे से रीस्टोरिंग फोर्स देख लीजिए। इसी के अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो मैंने अभी बताया, ये रहा आपका चेंज इन लेंथ जो हमें कंसिडर करना है, ये रही आपकी परपेंडिकुलर लेंथ। तो आपका जो शेयरिंग स्ट्रेन होता है वो इन्हीं का रेशियो होता है, वो हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। याद रखिएगा चेंज इन लेंथ कहाँ है, दिख रहा है आपको डायग्राम में, अपॉन द इनिशियल लेंथ। ऑल्सो अगर मैं इसी में देखूं, इसी चीज में देखूं, तो देखो ये अगर मैं एंगल कंसिडर करता हूं लेट्स से थीटा, तो अगर इसमें tan थीटा की वैल्यू लिखता हूं तो देखो tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, सेम चेंज इन लेंथ परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस ट्रायंगल में आ रही है। मतलब मैं इस शेयरिंग स्ट्रेन को tan थीटा से भी निकाल सकता हूं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में, नीट में, जेई में इस तरीके से भी इसको पूछ लिया जाता है, एंगल के टर्म्स में आपसे चीजें कैलकुलेट करवा ली जाती हैं, ठीक है। अब तीसरे प्रकार का जो चेंज है जो हम किसी बॉडी में ला सकते हैं वो है इसकी वॉल्यूम में।
तो वॉल्यूम में चेंज लाने के लिए एक स्पेशल बात आपको याद रखनी होगी कि जब भी हम वॉल्यूम में चेंज लाना चाहते हैं, हम फोर्स को इस तरीके से अप्लाई करेंगे कि वो यूनिफॉर्मली पूरे के पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो। मतलब इसलिए जब भी वॉल्यूम की बात की जाएगी तो फोर्स की जगह प्रेशर के आउटलुक को समझा जाएगा, क्योंकि फोर्स से प्रेशर एक बेटर टर्म या बेटर क्वांटिटी है एक यूनिफॉर्म फोर्स को समझाने के लिए। तो अभी हम फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले तो मान लीजिए यहां पे एक बॉडी है हमारे पास, ये हमारे पास एक बॉडी है जिसमें हम हर तरफ से एक इक्वल एवरेज इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिससे हम उसकी वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं। तो मान लीजिए इसकी जो वॉल्यूम है कुछ इस तरीके से कम हो जाती है, इसका शेप कुछ ऐसे हो जाता है चेंज होके। जरूरी नहीं है शेप सेम रहे, शेप डिफरेंट भी हो सकता है। तो इस तरीके से इसके शेप में चेंज आ जाता है। और अगेन ये कंप्रेसिंग वॉल्यूम मैंने मान लिया है, क्योंकि नॉर्मली जब भी आप किसी बॉडी पे बाहर से फोर्स लगाए, देखिए अंदर से तो फोर्स लगा ही नहीं सकते, अंदर से तो हम फोर्स अप्लाई कर नहीं सकते उसके अंदर घुस के। हाँ, किसी मैकेनिज्म को हम बना के उसकी फोर्स को अंदर से लगा सकते हैं। मान लीजिए हमने बलून के अंदर एयर अंदर से ब्लो कर रहे हैं तो वो बाहर की तरफ उसे एक्सपैंड करेगी, लेकिन नॉर्मल केसेस में हम ये मान के चलते हैं कि हम फोर्स बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई बाहर से कर रहे हैं। तो जब हम फोर्स को अप्लाई करेंगे तो इसी बॉडी की इनिशियल वॉल्यूम हम वी इनिशियल मान लेते हैं और फाइनल वॉल्यूम हम वी फाइनल मान लेते हैं। तो इस बॉडी के अगर हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करेंगे, सॉरी स्ट्रेस की बात करेंगे, तो आ जाएगा जो एवरेज फोर्स हम लगा रहे हैं, एवरेज फोर्स जो डिफॉर्मिंग है वही रिस्टोरिंग होगा अपॉन द टोटल एरिया। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी वॉल्यूम की बात होगी तो द बेटर टर्म टू बी यूज्ड हियर इज प्रेशर, तो हम यहां पे एक्चुअली में प्रेशर की बात करेंगे। और आप देखेंगे इसलिए यहां पे हाइड्रोलिक स्ट्रेस का टर्म भी यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जब भी हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम चेंज करने की बात करते हैं, तो वो इजी होता है फ्लूइड्स के लिए करना, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग क्या होती है, उनकी बॉन्डिंग वीक होती है सॉलिड से। तो इसलिए हाइड्रोलिक वर्ड का भी यूज किया गया है, क्योंकि हाइड्रोलिक वर्ड जब भी यूज होगा तो फ्लूइड्स के टर्म्स में लार्जली यूज हो रहा होता है। या फिर जब भी हम प्रेशर की बात करते हैं तो हाइड्रोलिक वर्ड का हम यूज कर रहे होते हैं। तो या तो हम इसको हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहेंगे या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहेंगे, दोनों टर्म इसके लिए ठीक है। तो रेशियो ऑफ एवरेज फोर्स अपॉन एरिया, या फिर अगर आपको प्रेशर दे दिया जाए सीधे तो प्रेशर आप यहां पे पुट कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो ये हमने वही एवरेज फोर्स लगाया, और इस एवरेज फोर्स के कारण मान लीजिए बॉडी ने अपने शेप को चेंज किया, अपनी ओवरऑल वॉल्यूम को चेंज किया। इस शेप में हमने चेंज किस में कंसिडर किया, वॉल्यूम में कंसिडर किया। तो यही चेंज इन वॉल्यूम, अब यहां पे डेल्टा भी हम क्या लिखेंगे, तो अगर हम देखिए वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिखते हैं तो ये हमेशा देखो नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि फाइनल वॉल्यूम कम है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से एक नेगेटिव ऑलरेडी कॉमन निकाल सकते हैं, तो दैट हमारी जो वैल्यू हो हम उसको इजीली कैलकुलेट कर पाए। और इसको हम डेल्टा भी लिख लें। देखो जो डेल्टा टर्म है ना, वो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, और वो ऑलरेडी नेगेटिव आ रहा है, तो मैंने उस नेगेटिव की वैल्यू में से एक नेगेटिव बाहर निकाल लिया, माइनस बाहर निकाले। तो ये वैल्यू अब अपने आप में क्या हो गई, सोचो, ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो फाइनली जो हमारा इफेक्टिव आंसर होगा वो नेगेटिव आएगा। इसलिए जब भी हम वॉल्यूम की बात करते हैं और वॉल्यूम कम होती है तो आपको दिखेगा वो नेगेटिव में आ रहा होता है। कंप्रेसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है इसमें, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं याद रखना, सिंपल है। अगर आप नेगेटिव, जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करने में कोई डिफरेंस नहीं आता, लेकिन नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि जो फाइनल चीज है वो कम हो रही है। आपको ये फील बताता है कि भाई ये चीज हमेशा क्या होगी, कम ही होगी, हमेशा कम डायरेक्शन में ही बढ़ रही होगी। तो अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करूं तो वो आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, जिसको मैं माइनस ऑफ वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, या फिर हम ऐसे सोच सकते हैं कि मान लीजिए हमें पता है ऑलरेडी नेगेटिव आ रहा है ना, ये हमें पता है ऑलरेडी नेगेटिव आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे एक तरीके से डेल्टा वी को पुट कर देंगे अपॉन वी इनिशियल ले लेंगे टू मेक इट पॉजिटिव। तो अब देखिए क्या किया मैंने, बेसिकली यही मेरा क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, लेकिन ये ऑलरेडी नेगेटिव आएगा तो मैंने क्या किया, एक नेगेटिव साइन पहले ही लगा लिया टू जस्ट मेक इट पॉजिटिव, क्योंकि मुझे पता है नेगेटिव मुझे बस इतना बता रहा है कि वॉल्यूम क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला, जो हो जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन वी इनिशियल। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हमने उसके स्ट्रेस और स्ट्रेन की स्टडी की। अब ये स्टडी ऑलरेडी हुक्स काफी टाइम तक कर रहे थे और उन्होंने एक बेसिक ऑब्जर्वेशन की, एक फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन की बॉडी के चेंज और अप्लाइड फोर्स के बीच में, जिसको उन्होंने नाम दिया हुक्स लॉ। तो अब हम हुक्स लॉ की बात करने जा रहे हैं, जहां पे हम फंडामेंटल बात को
एक तरीके से नोट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और एज अ लॉ उसको आगे मानेंगे कि वो कौन सी एक चीज है जो अप्लाइड फोर्स और बॉडी के चेंज को रिलेट करती है। फाइनली दैट इज हुक्स लॉ। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, इसी को हम लॉ ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ बड़ी सिंपल सी बात कहता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द चेंज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। मान लीजिए आपने इस रॉड पे, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इस पे अप्लाइड फोर्स एफ है, इसका जो इनिशियल लेंथ है वो एल है और ये इसका फाइनल लेंथ है। तो जो चेंज इन लेंथ है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड है। अब लेकिन क्योंकि जो फोर्स अप्लाइड है वो क्या देता है? एक रिस्टोरिंग फोर्स है। तो हम क्या कह सकते हैं? देखो, हम क्या कह सकते हैं? अप्लाइड फोर्स क्या ला रहा है? चेंज ला रहा है, और चेंज को अपोज करने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स ला रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो उतना ही ज्यादा आएगा जितना हमारा चेंज होगा। भाई जितना ज्यादा अप्लाइड फोर्स होगा उतना ज्यादा चेंज आएगा, और जितना ज्यादा चेंज आ रहा है रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही ज्यादा उसे रोकने की कोशिश करेगा। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। यही है हमारा हुक्स लॉ। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या फिर स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स जो डिफॉर्मिंग फोर्स है। यहीं से हम चाहें तो एक सिंपल से कांस्टेंट को निकाल सकते हैं जो हर मटेरियल के लिए हम अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है। मान लीजिए यही एक रॉड है, तो अगर मैं इसी रॉड को रबर की बनाता तो मुझे पता है सेम उस फोर्स पे क्या होता? एक अप्लाइड फोर्स पे वो चेंज दिखाती। अगर यही मेरी आयरन की रॉड होती तो क्या होता? वो उतनी खिंचती ही नहीं, वो एक अलग चेंज दिखाती। मतलब कि सेम स्ट्रेस पे अलग अलग स्ट्रेन मुझे मिल सकते हैं अलग अलग बॉडी के लिए। और अगर ऐसा है तो मैं यहां पे इसी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के रेशियो को निकाल सकता हूं। इसको मैं कांस्टेंट बोल देता हूं के, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो कि, लेकिन क्योंकि ये फिजिकली एक दूसरे से रिलेटेड है तो ये फिजिकल कांस्टेंट होगा, ये सिर्फ न्यूमेरिकल कांस्टेंट नहीं होगा। कैसा कांस्टेंट होगा? फिजिकल कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये दोनों फिजिकली रिलेटेड है। तो यहीं से हमें जो के की वैल्यू मिल जाएगी उसको हम लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मतलब इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम हुक्स लॉ का एक्सप्रेशन मान सकते हैं। दैट इज जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रहेगा किसी भी बॉडी के लिए उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज कांस्टेंट, रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या हर बॉडी के लिए रहेगा? नहीं, ओनली फॉर इलास्टिक बॉडी। तो ये इलास्टिक बॉडी के लिए होगा जिसमें वो टेंडेंसी होगी शेप रीगेन करने की। प्लास्टिक बॉडी में तो टेंडेंसी नहीं होती, तो उसके लिए हुक्स लॉ नहीं है। हुक्स लॉ सिर्फ किसके लिए है? इलास्टिक बॉडी के लिए, जिनके पास वो टेंडेंसी है टू रीगेन द शेप, टू अगेन कम बैक टू द सेम इनिशियल स्टेट जिसमें वो थे। तो रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर इलास्टिक बॉडीज। ठीक है जी। अच्छा, ये जो कांस्टेंट निकल के आएगा अभी मैंने बताया आपको, अब अलग अलग बॉडी के लिए आप स्ट्रेस तो सेम रख सकते हैं, स्ट्रेन अलग अलग आएगा, मतलब ये रेशियो भी अलग अलग आएगा हर बॉडी के लिए। तो हर बॉडी के लिए इस कांस्टेंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और यही कांस्टेंट हमारा कहलाता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हम इसको एक कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं, रेशियो कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं, या फिर इसका एक जनरल नाम होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी? हर मटेरियल का स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो है। तो स्टील के लिए अलग आएगा, ये रबर के लिए अलग आएगा, है ना, ग्लास के लिए अलग आएगा, हर मटेरियल के लिए अलग आएगा। कॉमन सेंस से हम सोचें तो रबर के लिए की जो इलास्टिसिटी है वो ज्यादा है कम है? तो सोचो रबर का शेप ज्यादा चेंज होता है, मतलब उसकी टेंडेंसी टू रीस्टोर या रीगेन कम है। सोचिए जिसकी टेंडेंसी ज्यादा है वो तो चेंज ही नहीं होने देगा। तो अगर हम स्टील और रबर में बात करें तो इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा होगी? स्टील की ज्यादा हो, क्योंकि स्टील तो चेंज ही नहीं करने दे रहा है, मतलब हमेशा उसका जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो बहुत ज्यादा एक्ट कर रहा है। तो स्टील की इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगी। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर उसका स्ट्रेन कम हो रहा है, स्टील में तो चेंज कम आ रहा है ना, तो उसका मॉड्यूलस इलास्टिसिटी भी ज्यादा आएगा। इसी चीज को हम अभी आगे देखेंगे जो हम अलग अलग इलास्टिसिटी के मॉड्यूलस कंपेयर करेंगे। लेकिन अभी हमने चेंज फिक्स नहीं किया, अभी हमने जनरल डेफिनेशन ली है। यहां पे मैंने एग्जांपल लेंथ का लिया है, लेकिन ये जो स्ट्रेन है हमें पता है वो लीनियर भी हो सकता है, वो शेयरिंग भी हो सकता है, और वो वॉल्यूमेट्रिक भी हो सकता है। तो इसी बेसिस पे हम अलग अलग क्या करेंगे? अलग अलग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ रहे होंगे। एक और टर्म यहां पे निकल के आते हैं, इसे हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट क्या है? देखिए किसी भी मटेरियल, दुनिया का हर मटेरियल एक लेवल तक ही अपने शेप को रीगेन कर सकता है, एक लेवल तक ही अपने
एक इलास्टिक बिहेवियर को शो कर सकता है या अपने शेप और साइज को रीगेन करने की टेंडेंसी को शो कर सकता है। क्यों? क्योंकि हर चीज की एक लिमिट है बॉन्ड को अप्लाई करने की। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को कि ज्यादा से ज्यादा फोर्स को अप्लाई करूंगा तो हर ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट फोर्स पे अपनी इलास्टिक लिमिट के बाहर चले जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि इस वाली चीज को मैं इस अभी यहां से हिट कर रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं अभी इसको एक हैमर से हिट करूं तो ये क्या होगा, ये ब्रेक कर जाएगा। मतलब इसके जो बॉन्ड है वो परमानेंटली टूट जाएंगे। मतलब कि दुनिया की किसी भी बॉडी की इलास्टिक लिमिट फिक्स है। तो इलास्टिक लिमिट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बोथ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। भाई आप स्ट्रेस की लिमिट निकाल लो या स्ट्रेन की लिमिट निकाल लो, मैक्सिमम चेंज कितना हो सकता है वो निकाल लो, या मैक्सिमम कितना वो लोड अपने ऊपर उठा सकता है वो निकाल लो। इट्स अ फिजिकल लिमिट ऑफ द बॉडी टिल विच द बॉडी शोज इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। जहां तक बॉडी अपनी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी क्या कर सकती है, शो कर सकती है। बियॉन्ड दिस लिमिट द बॉडी स्टार्ट शोइंग इट्स प्लास्टिक बिहेवियर। इसके बियॉन्ड जाके बॉडी क्या करती है, अपने प्लास्टिक बिहेवियर को शो करने लगती है। और प्लास्टिक बिहेवियर क्या है, परमानेंट डिफॉर्मेशन का बिहेवियर है। वहां पे बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे पॉलिथीन आपने देखा होगा, एक बार खींचते हैं हम पॉलिथीन को तो क्या होता है, पॉलिथीन एक तरीके से डिफॉर्मेशन दिखाने लगती है, परमानेंट शेप चेंज अपना दिखाने लगती है। प्लास्टिक जितने मटेरियल आप देखिए उन पे अगर आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो टूट जाते हैं, परमानेंट डिफॉर्मेशन की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक फिजिकल पॉइंट होगा हर बॉडी का जहां पे वो अपनी इलास्टिक लिमिट को दिखाना बंद कर देगा। अब हमने ये समझ लिया कि जब भी हम किसी बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं, तो उस बॉडी में एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। अब हम ये देखने जाएंगे कि भाई जब वो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है तो बॉडी कैसे बिहेव करती है। तो ये जो काम है वो किया थॉमस यंग ने। काफी समय तक ये जो थ्योरी है उसको वैलिडेट करना पड़ा। पहले तो जो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन का जो एस्पेक्ट है, हुक्स ने एटलीस्ट उसमें 7-8 साल लिए और फिर उसमें बहुत ज्यादा रिसर्च होते रही कि ये जो बात है क्या ये वेरीफाइड है, क्या ये परफेक्टली ट्रू है। देखा गया हाँ, हम बॉडीज को इस बेस पे कैटेगराइज कर सकते हैं, इलास्टिक और नॉन इलास्टिक लेवल पे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जो थॉमस यंग थे, थॉमस यंग, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रॉड ली और उस रॉड में डिफरेंट डिफरेंट वेट्स को एक तरीके से लटकाया। अब डिफरेंट डिफरेंट वेट डिफरेंट डिफरेंट फोर्स लगा रहे थे। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस के कारण हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन को दिखा रही थी। और जब हम उस स्ट्रेस और स्ट्रेन को कंपेयर करते हैं तो हमने वो डिफरेंट जितनी भी वैल्यूज हैं जो हमने कैलकुलेट की, डिफरेंट स्ट्रेस पे डिफरेंट स्ट्रेन जो हमने कैलकुलेट किया, उनको हमने ग्राफ के बेस पे बस प्लॉट करते गए और एक सर्टेन बिहेवियर को वहां से डिड्यूस किया, जिनको अब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर पढ़ते हैं। और कुछ उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें नोट करने हैं, जिससे हमें बॉडी की डिफरेंट क्वालिटीज के बारे में आइडिया लगेगा। तो आप जैसे यहाँ पे पहले तो जनरली ग्राफ को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्ट्रेस प्लॉट कर रखा है, यहाँ पे हमने स्ट्रेन प्लॉट कर रखा है, और कुछ इस तरह का ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये हमारा मेन ग्राफ है जो इस तरीके से कुछ बॉडी ने बनाया है कि भाई यहाँ पे एक स्ट्रेस है, उस पर ये स्ट्रेन आया है, इस स्ट्रेस पे ये स्ट्रेन आया है। फिर देखो ऐसा भी हो रहा है कि आपका स्ट्रेस बढ़ नहीं रहा लेकिन फिर भी स्ट्रेन बढ़ रहा है, और फिर से एक ऐसा इलाका आता है जहां पे आप स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेन लेकिन ज्यादा बढ़ रहा है। आप देखिए यहाँ पे स्ट्रेस जो है, जैसे इस पॉइंट और इस पॉइंट को कंपेयर करें तो यहाँ पे स्ट्रेस देखिए कितना बड़ा है, इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे स्ट्रेन कितना बड़ा है, इतना इंक्रीज हुआ है। ये बॉडी के इलास्टिक बिहेवियर को शो करता है। प्लास्टिक क्या होता है, कम फोर्स में भी ज्यादा एक्सटेंशन हो जाएगा। तो आप देखो यहां से यहां तक का इलाका, यहां से आपका जो स्ट्रेस है उसमें सिर्फ इतना चेंज आया है देखो, लेकिन जो स्ट्रेन है उसमें देखिए आप कितना ज्यादा चेंज आपको दिख रहा है। इस पॉइंट से इस पॉइंट में स्ट्रेन इतना चेंज हो रहा है। और एक ऐसा पॉइंट भी, एक ऐसा रीजन भी एग्जिस्ट कर रहा है इस रॉड के लिए जहां पे आप स्ट्रेस कम लगा रहे हैं, स्ट्रेस लगा ही नहीं रहे और स्ट्रेन फिर भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे बॉडी के बॉन्ड्स अब ब्रेक होने वाले हैं, बॉडी अपनी इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड जाने वाली है। इलास्टिक भी नहीं, वो अपनी प्लास्टिक लिमिट के बियॉन्ड जाने वाली है और वो फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकडाउन पॉइंट को अचीव करने वाली है, जहां पे उसके मॉलिक्यूल्स परमानेंटली एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को हमने यहाँ पे लिख रखा है। पहला पॉइंट हम देख सकते हैं, द फर्स्ट पॉइंट इज द पोर्शन O to A, है ना। O से A के लिए जो रीजन है, दैट रीजन इज लीनियर, दैट कर्व इज लीनियर। लीनियर का मतलब यहां पे स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो इस इलाके में, इस रीजन में हमारा स्ट्रेस जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसको हम हुक्स लॉ रीजन कह सकते हैं।
क्योंकि हुक्स ने यही कहा था कि जब भी आप जितना स्ट्रेस लगाएंगे उतना ही स्ट्रेन हो, तो वो हमारी इलास्टिक बॉडी है, तो हम इसको इलास्टिक रीजन, हुक्स रीजन या फिर हुक्स लॉ फॉलोड रीजन कह सकते हैं। यहां पे जो ए पॉइंट है, द पॉइंट ए इज नेम्ड एज इलास्टिक लिमिट रीजन रेंज या फिर इलास्टिक रेंज। ओ से ए को हम क्या कह सकते हैं, इलास्टिक रेंज कह सकते हैं। ए से बी जो रीजन है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है, ए से भी जो रीजन है उसमें लार्जली आप देखेंगे थोड़ा सा कर्व होना स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि कर्व जहां भी होगा, आप देखिए जहां भी कर्व आ रहा होगा, कर्व का मतलब क्या है कि ये वाला डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन ये डिफरेंस रिलेटिवली ज्यादा दिख रहा होगा। तो ये वो रीजन है जहां पे आप फोर्स उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी दिख रहा है कि जो स्ट्रेस, जो स्ट्रेन है वो प्रोपोर्शनल नहीं है स्ट्रेस के, है ना, थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। मतलब मान लीजिए यहां पे मैं स्ट्रेस को एक्स वैल्यू बढ़ाता हूं और स्ट्रेन वाई वैल्यू में इंक्रीज होता है, तो इस रीजन में, ए से बी वाले रीजन में है ये इलास्टिक रीजन ही। यहां पे भी अगर आप बॉडी के स्ट्रेस को हटाएंगे तो बॉडी अपने शेप को रिगेन करेगी, लेकिन जो एक्सटेंशन होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा। तो इसको हम एक तरीके से हुक्स लॉ रीजन नहीं कह सकते, इलास्टिक रीजन नहीं कह सकते, ऑल्दो बॉडी अपने इलास्टिक बिहेवियर को यहां भी शो करती है। तो इन द रीजन ए टू बी द कर्व इज नॉट लीनियर बट स्टिल द बॉडी रीगेन्स इट्स शेप। तो वो रीगेन करने वाली चीज को तो फॉलो करती है, बट जो चेंज है वो प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस नहीं होता है। अगर हम थर्ड रीजन की बात करें, अच्छा, हम इस पॉइंट को जहां तक बॉडी अपने चेंज को दिखाती है, मतलब शेप को रीगेन करती है, लेकिन लीनियरली चेंज को नहीं दिखाती, उसको हम कहते हैं दिस बी पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, द बी पॉइंट इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। अब यील्ड पॉइंट का मतलब क्या है? यील्ड वर्ड का मतलब होता है कि आपको कितनी आउटपुट मिल रही है। तो यहां तक आपको इलास्टिक आउटपुट मिल सकती है। इस यहां तक अगर आप एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करेंगे तो बॉडी हम अपने इलास्टिक बिहेवियर को आपको दिखा रही होगी, इलास्टिक रीडिंग्स आपको दे रही होगी, मतलब वो शेप रीगेन कर करके आपको रीडिंग दे रही होगी। ऑल्दो जब आप फोर्स लगा रहे होंगे तो वो लीनियरली नहीं चेंज हो रहा होगा, लेकिन रीगेन करने वाली चीज को बिल्कुल क्लियरली आपको दे रही होगी, प्रैक्टिकली आपको ऑब्जर्वेशन हो रही होगी। तो दिस पॉइंट इज नेम्ड एज इलास्टिक यील्ड पॉइंट, या फिर इसको सिर्फ हम कह सकते हैं यील्ड पॉइंट। अच्छा, नाउ अगर हम यहां से आगे स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, अगर हम इस पॉइंट से स्ट्रेस को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो एक बड़ा ही एबनॉर्मल सा बिहेवियर दिखना स्टार्ट होता है, क्योंकि बॉडी अपनी इलास्टिक लिमिट से बाहर जा चुकी है। अब वो प्लास्टिक तरह का बिहेवियर दिखा रही है। तो पहले क्या ऑब्जर्व होगा? पहले ये ऑब्जर्व ये होगा कि अगर आप फोर्स हटाना भी स्टार्ट कर दें तो भी बॉडी का एक छोटा या थोड़ा एक्सटेंशन आपको दिखना स्टार्ट होगा। आप ये रीजन देखिए, बी से सी या सी से डी वाला रीजन देखिए। अगर मैं सी से डी को ऑब्जर्व करूं, मान लीजिए मैं इन दोनों पॉइंट को ऑब्जर्व करूं यहां से यहां तक, तो आप देख सकते हैं यहां से यहां तक, यहां पे जो स्ट्रेस में चेंज है वो इतना सा है, लेकिन जो स्ट्रेन में चेंज है आप देखिए वो इतना ज्यादा है। तो वहां पे प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है? ब्रेक हो जाती है, और एक बहुत एबनॉर्मल तरीके का कर्व यहां पे दिखता है, या फिर जो स्ट्रेन है उसका रिलेटिव जो चेंज है बहुत ज्यादा है, स्ट्रेन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत कम चेंज इन स्ट्रेस में। तो जब भी ऐसा हो तो हम बॉडी को इलास्टिक नहीं कह सकते, फिर ये प्लास्टिक रीजन हो जाता है। तो बेसिकली जो सी डी या फिर बी सी डी जो रीजन है हम कह सकते हैं वो कैसा रीजन है? प्लास्टिक रीजन है। जो मैंने अभी आपको पॉलिथीन का एग्जांपल दिया था, या किसी भी प्लास्टिक का, पॉलिथीन को जो आप खींचते हैं तो क्या होता है? कम फोर्स में वो ज्यादा खिंच जाती है, लेकिन अगर आप उसको अब छोड़ेंगे तो वो वापस अपने शेप को रिगेन नहीं करती, उसमें परमानेंट चेंज आने लगता है। उस परमानेंट चेंज को आप यहां देख सकते हैं। अगर मैं यहां किसी भी जगह इसको छोड़ता हूं, अब बॉडी को, मतलब इसके स्ट्रेस को हटा देता हूं, उस पर जो अप्लाइड स्ट्रेस है वो हटाता हूं, तो भी आप देखेंगे वो अपने शेप को रीगेन पता है कहां तक करेगी? वापस यहां तक कर ही नहीं पाएगी, वो अपनी इनिशियल पॉइंट तक आ ही नहीं पाएगी, वो हमेशा अब इस पॉइंट तक आएगी, इस सी पॉइंट तक आएगी, मतलब एक परमानेंट डिफॉर्म वाले पॉइंट तक वो आएगी। एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आपको कहां दिखेगी? तो यहां पे उसकी लेंथ, इनिशियल लेंथ ये थी जहां पे जीरो स्ट्रेन था, जीरो चेंज था, लेकिन वो एक परमानेंट स्ट्रेन आपको दिखाना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि अब वो प्लास्टिक रीजन से होके वापस आ रही है, और प्लास्टिक रीजन से होके वापस आ रही है तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुका है एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी खिंच चुके हैं, बॉन्ड वीक हो चुका है। ये बड़ी यूनिक बात है कि मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस उनके बीच के फोर्स को भी डिटरमाइन करती है। अब ये एक तरीके से इंटरडिपेंडेंट है, मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स उनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन उसका कॉन्ट्ररी भी ट्रू है कि मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस फोर्स पे डिपेंड करती है ना। अब ये ही इसलिए हमने एक प्रॉपर्टी बनाई इलास्टिसिटी। ये इलास्टिक जो प्रॉपर्टी है वही इस चीज को डिटरमाइन करती है, वो इन दोनों को एक तरीके से जस्टिफाई करने वाली प्रॉपर्टी है। अच्छा, दिस इज द चेंज इन लेंथ।
परमानेंट डिफॉर्मेशन बोलते हैं। हम यहाँ पे कौन सा रीजन बोल रहे होते हैं? परमानेंट डिफॉर्मेशन, क्योंकि अभी अपने प्लास्टिक रीजन में आ गई है। अगर आप इसके बाद भी फोर्स लगाते रहे, अच्छा आगे बढ़ने से पहले ये जो डी पॉइंट है, डी के बाद अगर मैंने फोर्स लगा दिया, वैसे तो डी के बाद फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डी वो पॉइंट है, वो एक्सट्रीम पॉइंट है जहां पे एक्सट्रीम प्लास्टिक बिहेवियर दिख रहा है, तो इसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट कहते हैं। डी को हम क्या कहते हैं? अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट या अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ का मतलब कि भैया देखो, आप फोर्स लगा रहे थे, पहले बॉडी ने शेप को रिगेन किया, वो इलास्टिक रीजन, फिर आप और फोर्स लगाते गए, बॉडी ने शेप रीगेन करना बंद कर दिया, लेकिन वो शेप परमानेंट डिफॉर्म करने लगी, प्लास्टिक रीजन। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जहां आपने फोर्स लगाया और बॉडी के मॉलिक्यूल टूट गए, तो वो जस्ट टूटने के पहले एक छोटा सा रीजन आता है, इसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन रीजन, इसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग या एक तरीके से ब्रेकडाउन पॉइंट भी बोल सकते हैं, रप्चर पॉइंट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम नाम दे सकते हैं कौन सा? इसको हम नाम दे सकते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, है ना? जैसा स्लाइड में है तो उन्हीं नाम को मैं यूज कर रहा हूं। जनरली इसको 3 नामों से, ब्रेकडाउन पॉइंट, रप्चर पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट हम बोल सकते हैं। लेकिन इसके पहले जहां तक आपको चाहे प्लास्टिक चाहे इलास्टिक जो भी रीडिंग मिल रही हो, जो मैक्सिमम रीडिंग मिलती है, उसको हम कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो किसी भी चीज की अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होती है? जहां तक वो अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में भैया बॉन्ड को मेंटेन कर पाए। जैसे ही वो टूटा तो वो किस में चले जाएगा? फ्रैक्चर पॉइंट में चले जाएगा, फ्रैक्चर रीजन में चले जाएगा। तो यहां पे डी जो है वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उस बॉडी की। बियॉन्ड दिस लिमिट एडिशनल स्ट्रेन, कोई भी एडिशनल स्ट्रेन जो है वो अपने आप ही प्रोड्यूस हो जाता है विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एंड दिस पॉइंट, जैसे ही इस रीजन में हम आएंगे तो एक नया पॉइंट हमें, या एक नया स्टेट बॉडी का अचीव होने से हम जिसे रोक नहीं सकते, वो आ जाएगा, दैट इज द फ्रैक्चर रीजन या फ्रैक्चर पॉइंट, जहां पे बॉडी के बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। बॉडी फंडामेंटली अपने एक तरीके से नेचर को ही चेंज कर देगी, है ना? तो इसको हम फोर्स से कर सकते हैं। बड़ा यूनिक देखो इसमें एक बात है कि अगर आप पानी को गर्म करते हो तो थोड़ी देर में वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, वहां भी उसके बॉन्ड क्या होते हैं? वीक होते हैं। लेकिन आप ऐसा कह सकते हो कि उसके बॉन्ड टूट भी गए हैं, जो उसके लिक्विड वाले फंडामेंटल बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होकर वो गैसीय स्टेट में चला गया। देखो वहां पे स्टेट चेंज हो गया। लेकिन क्योंकि ये स्टेट चेंज का कॉन्सेप्ट हम हीट के थ्रू समझ रहे हैं, तो इसको हम एक तरीके से थर्मो में पढ़ने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। तो अभी हम डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के अंदर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इस एग्जांपल को यहां कंसिडर नहीं करते। लेकिन एग्जांपल की जो फंडामेंटल है वो सेम है कि भाई मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड ही चेंज हो गया, नेचर ऑफ बॉन्ड ही चेंज हो गया। पहले वो लिक्विड के बीच का बॉन्ड था, फिर वो गैसियस स्टेट वाले बीच के बॉन्ड में चला गया। लेकिन क्योंकि वो जो बॉन्ड का चेंज है हीट से आता है, तो उसको हम स्टेट चेंज थर्मल कंडीशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो उसको हम या उसको हम कैलोरीमेट्री या थर्मल एस्पेक्ट ऑफ मैटर में पढ़ने वाले हैं, जो कि इसके बाद ही आने वाला है। तो देखो अभी जो चैप्टर चल रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है, फिर आ जाएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, फिर आएगा गैसियस स्टेट या गैसेस की स्टडी। तो जब गैसेस की स्टडी हम करेंगे तो फिर हम एक तरीके से हीट की और हीट के इफेक्ट की बात करने वाले अलग अलग स्टेट में। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो इलाका है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट आप मैक्सिमम जितना खींच सकते हैं, उससे फ्रैक्चर पॉइंट के बीच का जो एरिया है ये जितना लंबा होता है, मतलब जितने टाइम तक आप इसको खींच सकते हैं, जितना ज्यादा ये पोर्शन लंबा होगा वो डिपेंड करता है बॉडी के 2 टाइप के नेचर पे। तो 2 तरीके से हम बॉडी को देख सकते हैं। किसी भी मटेरियल को हम अगर रॉड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लंबी लंबी रॉड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम उसको डक्टाइल या उसकी प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। और अगर वो रॉड्स में कन्वर्ट नहीं हो पाती तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रिटल नेचर कहते हैं, या उसके ब्रिटल नेचर को डोमिनेटिंग मानते हैं। तो अगर जो लेंथ है यहां वाला जो पार्ट है वो ज्यादा है तो हम कहेंगे बॉडी डक्टाइल है, वो लंबे वायर्स में कन्वर्ट हो सकती है। और अगर वो ऐसा नहीं करती है, वो रीजन बहुत छोटा है, तो उसको हम उसके ब्रिटल नेचर में रखेंगे, है ना? उसको हम उसके ब्रिटल नेचर में रखेंगे। तो अगर वो क्लोज है तो ब्रिटल है, अगर वो फार अवे है तो वो डक्टाइल नेचर को शो कर रही होती है। तो अब हम देखेंगे जो हमने हुक्स लॉ में पढ़ा था कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है ना? एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ आया था कि जितना हम स्ट्रेस किसी बॉडी पे लगाएंगे उस हिसाब से ही उस बॉडी पे क्या आएगा? स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, और वो रेशियो हमेशा क्या रहने वाला था? कांस्टेंट। तो अब डिफरेंट स्ट्रेस स्ट्रेन मतलब टाइप अगर हम अलग अलग ले लें स्ट्रेस के, जैसे हमने क्या पढ़ा? टेंसाइल स्ट्रेस पढ़ा, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पढ़ा, फिर शेयरिंग स्ट्रेन पढ़ा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़ा। इनके बेसिस पे जो कांस्टेंट हमने कैलकुलेट किया था वो कैलकुलेशन अब हम हर डिफरेंट स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए करेंगे,
और उनका अलग अलग नाम देंगे। तो सबसे पहले देखिए यंग्स, मैंने जैसे आपको बताया थॉमस यंग ने सबसे ज्यादा काम किया लेंथ में जो एक्सपेंशन है उसके लिए, ठीक है। तो उसी कांस्टेंट को हम यंग्स के नाम पे रख देते हैं, या फिर जब लेंथ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रिगार्डिंग अगर हम हुक्स कांस्टेंट को निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस। तो व्हाट इज यंग्स मॉडुलस? इट इज द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस, वही लेंथ वाला स्ट्रेस, टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वही लेंथ वाला स्ट्रेन, इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। तो फॉर एग्जांपल ये एक रॉड है, अगर इस रॉड पे हम फोर्स F लगाते हैं जो कि हमें पता है क्या है, डीफॉर्मिंग फोर्स है, और यहां पे एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, और अगर ये रॉड की इनिशियल लेंथ है और ये रॉड की फाइनल लेंथ है, ठीक है, तो हमें पता है कि जो कांस्टेंट K होता है दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। लेकिन अब हमें कौन सा स्ट्रेस लेना है? हमें टेंसाइल स्ट्रेस लेना है। तो वो क्या होगा? तो हमेशा याद रखें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हमेशा कंसिडर करना है वो फोर्स के परपेंडिकुलर वाला ही कंसिडर करना है। तो हमारा स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, और हमारा स्ट्रेन हो जाएगा कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है, एल इनिशियल। तो इसकी वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, तो इसको ही हम रिप्रेजेंट करने लगेंगे यंग्स मॉडुलस वाई से। बड़ा सिंपल है, अगर हम लेंथ वाले एस्पेक्ट को, चेंज को स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम किस नेम से, उस कांस्टेंट को किससे हम रिप्रेजेंट कर देंगे? यंग्स मॉडुलस से। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का अगर हम यंग्स मॉडुलस देखें, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम का देखिए आप, एल्यूमिनियम का यंग्स मॉडुलस 70 है, कॉपर का 110 है, आयरन का 190 है, स्टील का 200 है, ग्लास हमें पता है कि उसका यंग्स मॉडुलस मतलब उसकी टेंडेंसी टू रीगेन जो होती है ना बहुत ज्यादा होती नहीं है, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है ग्लास, तो देखिए 65 है। कंक्रीट की 30 है, कंक्रीट अपना शेप को चेंज कर लेता है लेकिन उसमें चेंज लाना भी आसान होता है। वुड 13 है, बोन 9.4 है, पॉलिस्ट्रीन, पॉलिस्ट्रीन मतलब एक काइंड ऑफ पॉलिस्टरी है जिसका यंग्स मॉडुलस हमारा कितना है? 3 है। इनटू ये भी याद रखना है आपको, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पावर भी ऐड है, ठीक है, साथ में यहाँ पे 10 की पावर 9 भी है। तो ये हमने डिफरेंट डिफरेंट क्या कैलकुलेट कर रखा है यंग्स मॉडुलस। मैंने आपको बताया था कांस्टेंट होता है, हर मटेरियल के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे आप देखो अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ वो पॉइंट है जहां तक हम कैलकुलेशन कर सकते हैं लॉजिकली। आप सोचिए ग्लास या स्टील की बिना भी देखे हम अगर सोचें ग्लास की या स्टील की किसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो डेफिनेटली स्टील, कॉपर, इन सब की अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होंगी? बहुत ही ज्यादा होंगी, और ग्लास की अल्टीमेट स्ट्रेंथ बहुत कम होगी क्योंकि बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। आप थोड़ा सा ही फोर्स ज्यादा उस पर लगाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। यील्ड स्ट्रेंथ, इन सब की यील्ड स्ट्रेंथ की इसलिए बात नहीं करते हम क्योंकि ये एक्चुअली में इलास्टिक नेचर को बहुत ही कम फॉलो करते हैं। इनमें इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है नहीं। ग्लास में भी अगर आप ग्लास को थोड़ी सी भी हीट देंगे तो परमानेंट डिफॉर्मेशन की तरफ चले जाता है। तो यहां पे उसकी इलास्टिसिटी हमने कैलकुलेट तो की है लेकिन वो लार्जली एक इलास्टिक मटेरियल नहीं माना जाता है, इसलिए हम उसके यील्ड स्ट्रेंथ को भी कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो ये बात हो गई हमारी यंग्स मॉडुलस की। अब इस बेसिस पे हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख रहे हैं। काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स मैंने इस पूरे लेक्चर में करवा रखे हैं, तो जब आप ये सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी यंग्स मॉडुलस के अराउंड। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल? अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 3.6 मीटर। अच्छा, इस चैप्टर में यूनिट कन्वर्जन का बहुत ध्यान रखना है ना, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन में मिस्टेक होती ही होती है और फिर आपका आंसर गलत आएगा, और वो आंसर डेफिनेटली जब आप देखेंगे ना तो वो 10 की पावर में गलत आ रहा होगा, जो कि एक बहुत मेजर मिस्टेक है इस चैप्टर में। तो ध्यान रखना है, बिल्कुल ग्रेविटेशन वाली जो मिस्टेक्स हैं वो यहाँ पे होने के बहुत चांसेस होते हैं। A steel wire of length 3.6 meter and cross section 2.5 into 10 की पावर -5 stretches by the same amount as of copper wire। तो देखो इसने क्या दिया, इसने बोला कि दोनों का चेंज इन लेंथ सेम है, तो स्टील का चेंज इन लेंथ और कॉपर का चेंज इन लेंथ सेम है, ठीक है। कॉपर की लेंथ कितनी है? 2.4 और क्रॉस सेक्शन इतना है अंडर अ गिवन लोड। अब गिवन लोड का मतलब दोनों पे फोर्स भी सेम है, ठीक है जी। अच्छा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस? तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर का पहले हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अभी हमने देखा ये वही कांस्टेंट है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो फोर्स ऑन स्टील अपॉन एरिया ऑफ स्टील अपॉन चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील अपॉन लेंथ ऑफ स्टील, इनिशियल लेंथ। ये हुआ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। अगर हम यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर की बात करें तो फोर्स ऑन कॉपर अपॉन एरिया ऑफ कॉपर, चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर अपॉन लेंथ ऑफ कॉपर। यहां पे क्या क्या कैंसिलेशन हो रहे हैं देखते हैं। फोर्स हमारा सेम ही लग रहा है, देखो अंडर द गिवन लोड है ना, गिवन लोड सेम है। अच्छा,
चेंज इन लेंथ भी सेम है, इसे भी कैंसिल कर देते हैं। अब थोड़ा सा इस वाले प्रोपोर्शन पे ध्यान रखना है, किसको कहां ले जाएंगे, तो पहले इसको सॉल्व कर लो, है ना। इसमें क्या होता है, पास वाला पास के पास जाता है, दूर वाला दूर के पास जाता है, तो ये तो आपका ऊपर चला गया भैया, एल एस ऊपर आ गया, ए एस नीचे आ गया। इसी तरीके से पास वाला पास के पास और दूर वाला दूर के पास, है ना। तो ये आपका ओके ठीक है, ये आपका एल सी अपॉन ए सी आ गया, और अब फिर से पास वाला पास के पास, दूर वाला दूर के पास, तो आ गया एल एस इंटू ए सी अपॉन एल सी इंटू ए। ठीक है जी। अब रख लीजिए, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन दिख रहा है हमें, यहाँ पे स्टील की लेंथ दे रखी है 3.6 और एरिया ऑफ कॉपर लेना है, तो ये रहा एरिया ऑफ कॉपर 3.2 इंटू 10⁻⁵। ठीक है जी। ये रहा आपका क्या, लेंथ ऑफ कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर है 2.4, ठीक है। और आपका एरिया ऑफ स्टील जो है वो है 2.5 इंटू 10⁻⁵। कैंसिलेशंस कर लेते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है, इसको तो आप 10/4 लिख सकते हैं, बहुत इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, है ना। तो ये तो आपका 8 3 24 हो गया, 8 4 32 हो गया। अब कुछ ना करें इसको, हमेशा मैंने बताया जब भी 25 ढाई कुछ भी आता है तो उसको 10 के टर्म्स में लिख लें, तो कैलकुलेशन एकदम आसान हो जाएगी ना। डिवाइड करने से पहले, डिवाइड करने से कम टाइम लगेगा आपको। तो ये कितना हो गया, 6 4 24, 2 4 3 12, 14.4 अपॉन ये कितना आ गया 10/4। 10/4 करना देखो कितना आसान है ना, मल्टीप्लाई 4 करना कितना आसान है। ठीक है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये जाएगा 16 17 5, और 10 से डिवाइड करना है, मतलब आ जाएगा 5.76, जो कि एक रेशियो है ना। यंग्स मॉडुलस का सिंपल सा रेशियो है। तो ये न्यूमेरिकल्स आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करवाने के लिए करवाए जा रहे हैं, और कुछ भी आपको यहाँ पे एक तरीके से स्ट्रेंथनिंग नहीं है, लेकिन फॉर्मूला स्ट्रेंथनिंग है। आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए जो यंग्स मॉडुलस का होता है। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। इफ अ कंप्रेसिव फोर्स ऑफ 3 into 10⁻⁴ न्यूटन इज एक्सर्टेड ऑन दी ऑन द एंड ऑफ अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग बोन। ठीक है जी, तो एक बोन है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है ना, तो डायग्राम बना लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, कंप्रेसिव फोर्स है याद रखना, तो अंदर की तरफ लग रहा होगा, है ना, तो फोर्स अंदर लग रहा है। अच्छा, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रहा है, विल द बोन ब्रेक, इफ नॉट बाय हाउ मच डज इट शॉर्टन। ओके, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे दी गई है, कंप्रेसिव अल्टीमेट स्ट्रेंथ इतनी है ना। तो आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे दी गई है, तो आप क्या निकाल लो, इसका स्ट्रेन निकाल लो जो अप्लाइड फोर्स है उससे। तो सबसे पहला काम करते हैं, स्ट्रेस निकाल लेते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस जो अप्लाई हो रहा है ना वो निकाल लेते हैं। चलिए, तो क्या हो रही है मैक्सिमम स्ट्रेस, हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना लगा रहे हैं भैया आप, 3 into 10⁻⁴ लगा रहे हैं। एरिया आप लगा रहे हैं 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि मैंने बोला था एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है हर चीज को। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये आपका कितना आ गया देखो, तो यहां से ये आ जाएगा आपका 3/3.6 1/1.2 इंटू 10⁸। ठीक है जी, इंटू 10⁸, और ये आ जाएगा 100 इंटू 10⁻6/12। तो इसको 10⁻7 भी कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ये आ रहा है आपका कितना, ये आ रहा है 12 8 96, 12 3 36, आई थिंक यही आएगा 8.33, है ना। 40 आ गया नहीं, 36 फिर 40 30, ठीक है, 10⁻7 आ गया ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब देखो, जो मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो 7.7 इंटू 10⁸ है, और जो अप्लाइड है वो तो 10�7 में ही है, तो मतलब डेफिनेटली ये ब्रेक नहीं होगी बोन, है ना। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आंसर में कुछ डिफरेंस हो सकता है। तो ये फोर्स है, ये एरिया है अपना, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया अपन ने, ये भी ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। ये ऊपर जाके 8 हो गया, और ये 30/36 हो गया, है ना, या फिर रुको 9, हाँ अब सब सही है, ये तो बिल्कुल है। तो बोन विल नॉट ब्रेक, तो पहला तो अपना ठीक है, बोन ब्रेक नहीं होगी। दूसरा ये बोल रहा है कि बाय हाउ मच, तो डेल्टा एल निकालना है आपको। डेल्टा एल, डेल्टा एल कैसे निकालेंगे, आपको यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला पता है, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, और ये होता है डेल्टा एल अपॉन एल, है ना। तो फोर्स अपॉन, तो यहां से डेल्टा एल का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लीजिए। डेल्टा एल का फॉर्मूला जो आएगा यहां से कैलकुलेट करके वो आ जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, तो एफ एल अपॉन वाई ए, ये आ जाएगा। देखो, फोर्स अपॉन एरिया अभी कैलकुलेट किया अपन ने इतना, तो अपन इसको ऐसे ही लिख लेते हैं अभी 100, या फिर चलो कैंसिलेशन हो जाएंगे तो फिर से लिख लेते हैं 3 इंटू 10⁻⁴। लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻2। डेल्टा यंग्स मॉडुलस कितना है 1.5 इंटू 10⁻10। देखो कैंसिलेशन हो गए ना अब, और ये है आपका 3.6 इंटू 10⁻⁻4। चलिए कैंसिलेशन करते हैं, 15 2 30,
ये आपका आ गया 10, ये आपका गया 1.8। ठीक है, देखो ये कितना है, तो ये है 8, ये बचा 10 की पावर 2, ऊपर जाके -2 हो गया, तो ये बचा 10/1.8 इंटू 10 की पावर, 1 मिनट, 2 - 2 - 4, ये आ गया। ठीक है, 100 बाय आपका कितना आ गया, या 50/9 आ गया ये। ठीक है, ये आ जाएगा 9 4 9 5 45, 9 5 5.5 इंटू 10 की पावर -4, या 5.6 इंटू 10 की पावर -4 मीटर में आंसर आएगा। या फिर अगर आप देखें तो बहुत कम, मतलब 5.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर बहुत ही कम होता है। तो बोन में रियलिस्टिकली स्पीकिंग ये भी बहुत ज्यादा चेंज है ना। लेकिन ये वो चेंज है जो आपके रनिंग के टाइम, जो आप बहुत ज्यादा जैसे किसी चीज को हिट कर देते हैं, तो ये छोटे मोटे चेंज आते हैं हमेशा, देख लीजिए आप, है ना। और यही चेंज अगर ज्यादा हो गया, यही चीज ज्यादा हो गई, तो आपकी बोन ब्रेक कर सकती है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एलोंगेशन ऑफ द स्टील एंड ब्रास वायर इन फिगर। अच्छा, फिगर वाला क्वेश्चन है, विल जस्ट कम बैक। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एलोंगेशन ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर इन द फिगर। अनलोडेड लेंथ ऑफ स्टील, तो अनलोडेड लेंथ का मतलब होता है कि जब उसको लोड नहीं किया गया था, जब उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया गया था, ठीक है ना। अनलोडेड लेंथ ऑफ स्टील वायर इज 1.5 मीटर, ये आपको दिख रही है, एंड ऑफ ब्रास वायर इज 1 मीटर। द डायमीटर ऑफ ईच वायर इज 0.3 सेंटीमीटर, डायमीटर सेम है दोनों वायर का, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ स्टील और ब्रास आपको दे दिया गया है। क्या निकालना है, इलोंगेशन निकालना है स्टील और ब्रास वायर का। तो बड़ा सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। अभी हमने आपको सिखाया था कि भाई चेंज इन लेंथ का जो फॉर्मुला होता है वो क्या होता है, तो यंग्स मॉडुलस से निकाल लो, है ना। यंग्स मॉडुलस से निकाल लीजिए, तो ये यहां जाता है और ये यहां जाता है ना, तो डेल्टा एल ऊपर जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, यंग्स मॉडुलस और लेंथ, ये आ गया चेंज इन लेंथ का फॉर्मुला। अब स्टील के लिए निकाल लूंगा मैं, और आप निकालेंगे किसके लिए, ब्रास के लिए। अब उसमें डिफरेंस क्या आएगा मैं बताता हूं आपको। देखिए, जब स्टील वायर की हम, अच्छा यहाँ पे स्टील और ब्रास वायर का खुद का मास नेग्लेक्टेड है ना, खुद के मास की बात नहीं की गई है। जब मैं स्टील को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो स्टील के नीचे अगर हम देखें तो 4 kg और 6 kg दोनों मास लगे हुए हैं। मतलब स्टील वायर को 4 kg और 6 kg दोनों का जो वेट है वो पुल कर रहा होगा। तो स्टील वायर के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो जो हम फोर्स लेंगे वो क्या लेंगे, वो लेंगे 4 + 6 दैट इज 10 kg। तो 10 kg का फोर्स कितना लगेगा, 10 इंटू जी, 100 न्यूटन। ठीक है, लेंथ कितनी है स्टील की, 1.5 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, तो वो आता है πr²। अब रेडियस कैसे लेंगे भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो यही आएगा ना, यहां वाला πr²। तो डायमीटर 0.3 है, तो रेडियस कितनी होगी, 0.3/2 इंटू 10 की पावर -2। भैया यूनिट कन्वर्जन ना भूले, इंटू यंग्स मॉडुलस कितना है, 20 इंटू 10 की पावर 10। बस इस कैलकुलेशन को कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं करता हूं। अच्छा, इसी का आंसर आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइए, कॉपर का आंसर क्या आ रहा है। तो डेल्टा एल स्टील की आंसर हो गई आपकी, ये हो गया आपका 150/3। देखो कैंसिलेशन तो कहीं हो नहीं रहे, तो 3.14 ही ले लेता हूं अभी मैं फालतू में। चलो नहीं, इसको 22/7 लेंगे ना तो और आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है, ठीक है, 7 ऊपर चला गया, ये आ गया आपका 0.09/4 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 20 इंटू, देखिए जी। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दो, और ये दो जीरो से यहाँ के कैंसिल कर दो, 8 हो गया ये -4 से 4 कैंसिल करो, 4 हो गया ये, है ना। ये ऊपर ये भैया आ गया 2 11 जा, 2 2 जा, ये आ गया 2 1 जा। खत्म खेल। देखो आंसर आ ही चुका है हमारा। तो 15 7 जा, 15 7 जा कितना हो गया, 5105। ठीक है जी, और नीचे क्या बचा है, 99, है ना। और ऊपर चला गया 10 की पावर -4। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन को। इस चैप्टर में करना चाहिए, 15 इंटू 7 105 है, 7 5 35, 7 1 7 7 और 3 10, सही है। देखो यहां से हमने क्या करा, 2 से कैंसिल किया, 2 11 जा, 2 2 जा, 2 से इसको कैंसिल कर दिया। यहां से 1 और 2 0, 2 और 1 3, 4 3 7, 7 में से देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, तो यहां से 2 गए तो 8 बचा, ये 4 में से 4 गए, और ये एक 0 तो यहां चला गया था, ठीक है, ये 0 तो यहां चला गया था, तो 2 और 4 2 6, 6 जाने चाहिए थे बेसिकली, तो 4 ये बच गया, बिल्कुल सही है। अब इसको कैंसिल करो, कितना आएगा यार ये रफली, ये 1 पॉइंट कितना ही आ जाएगा, 0.1 मतलब 9 आ रहा है, तो 1.1 इंटू 10 की पावर -4 आपका
देखो कितना कम चेंज इन लेंथ आया। तो ये क्वालिटी, इसलिए तो आप मैकेनिकल चीजों में स्टील और कॉपर के वायर यूज करते हैं, इसलिए तो आप हैवी ब्रिजेस बनाने में स्टील का वायर यूज करते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ चेंज नहीं होती। सोचो अगर इसकी लेंथ चेंज हो जाए बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो कितना डिसबैलेंस क्रिएट हो सकता है। तो इतनी देखो कितना ज्यादा फोर्स हमने लगाया था, आप देखिए यहाँ पे, देखिए इतना फोर्स हमने लगाया, तब भी इसकी चेंज इन लेंथ इतनी कम आई, मतलब मिलीमीटर्स में है ये, ठीक है ना। और जो कि ब्रिजेस में अलाउड है, ब्रिजेस में तो आपका ये कुछ सेंटीमीटर भी अगर ऊपर नीचे होता है तो कोई दिक्कत नहीं, और वो होता ही होता है, वो ऑलरेडी कंसिडरेशन में लेके चलते हैं, ठीक है। इसलिए वायर को फिर वो क्या कोशिश करते हैं, सोचो अब जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि भाई मुझे चेंज इन लेंथ कम करना है, मैं क्या करूं, तो क्लियरली समझ आ रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओ। जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतनी आपकी क्या होगी, उतनी आपकी जो चेंज इन लेंथ होगी वो कम होने वाली है। कॉपर का आंसर आप, सॉरी ब्रास का आंसर आप बताएंगे। ब्रास में हिंट इतना सा है कि ब्रास के लिए जो वेट है वो सिर्फ 6 kg का यूज करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडुलस कांस्टेंट पे, जिसे हम कहते हैं शेयर मॉडुलस कांस्टेंट, या उसे रिप्रेजेंट करते हैं जी से। तो जब शेयरिंग स्ट्रेन होगा और शेयरिंग स्ट्रेस होगा तो क्या होगा, शेयर मॉडुलस हम पढ़ रहे होंगे। तो शेयर मॉडुलस क्या है, द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस। तो इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कह सकते हैं या शेयर मॉडुलस भी कह सकते हैं। तो इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फिर से होगा शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, तो आपको पता है भाई, यहाँ पे फोर्स ऐसा लगता है, लेंथ ये है, चेंज इन लेंथ ये है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है ना, ठीक है जी। तो ये आपका आ गया शेयरिंग स्ट्रेस, मतलब फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन आ जाएगा आपका डेल्टा एल अपॉन एल, ये जाएगा एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं कि अगर आपका फोर्स हमेशा एक मतलब एक सिमेट्रिक वे में ना दिया हो, मान लो कभी ऐसा दिया हो आपका, आपकी बॉडी ऐसी हो, अब ये कॉम्पिटिटिव बात है बट मैं आपको टच कर देता हूं यहाँ पे इस चीज को। मान लो कभी आपका सरफेस ना ऐसा हो, टेढ़ा सा हो, और आपका फोर्स मान लो ऐसा लग रहा हो, अब आप इसको अब आप इसको किस में कंसिडर करोगे, इसके स्ट्रेन को कैसे कंसिडर करोगे, लॉन्गिट्यूडनल मानोगे, शेयरिंग मानोगे, क्या करोगे इसमें, क्योंकि ना तो ये लेंथ के पैरेलल तो है, लेकिन एरिया के ना तो परपेंडिकुलर है ना तो पैरेलल है। तो आपको यहां पे क्या करना है, इसे रिजॉल्व करना है। ये हुआ परपेंडिकुलर वाला, ये हुआ पैरेलल वाला, इसे शेयर में यूज करना है, इसे यंग्स में यूज करना है, ठीक है। इसे लॉन्गिट्यूडनल के लिए यूज मानना है और इसे शेयरिंग के लिए मानना है। अब ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डाल दिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव अप्रोच में, जो आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, जैसे कुछ शेयर मॉडुलस हमने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, आप देख सकते हैं। तो एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, ग्लास, आयरन, लेड, निकल, स्टील, टंगस्टन, वुड, है ना, सभी के शेयर मॉडुलस ये हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात ये देखने वाली है कि जो शेयर मॉडुलस होता है वो यंग्स मॉडुलस से कम होता है सेम बॉडी का। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात आपको याद रखनी है कि जो शेयर मॉडुलस होता है या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, वो आपका कम होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से, यंग्स मॉडुलस से, ठीक है। वो यंग्स मॉडुलस से कम होता है। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि इसका मतलब, अगर हम एक तरीके से, इसका मतलब ये वाला, अगर हम ऐसे इसको किसी चीज को डिफॉर्म करना चाहते हैं तो वो आसान है, क्योंकि उसका मॉडुलस कम है तो अपोज कम है, तो ऐसे मूव करना आसान है, ऐसे अलोंग द लेंथ मूव करना मुश्किल है। इसलिए चीजों को एकदम खींचना मुश्किल होता है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर खिसकाना आसान होता है। एटम को एक दूसरे से तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर खिसकाना, स्लाइड करवाना आसान होता है। तो शेयरिंग मॉडुलस इज लेस देन यंग्स मॉडुलस, ये आपको फैक्ट याद रखना है। काफी बार ये चीज यूज कर ली जाती है और पूछ भी ली जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास, टू मेटालिक प्लेट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय टू रिवेट्स। रिवेट्स क्या होती हैं, दो प्लेट को जोड़ने वाला एक छोटा सा, एक आप कह सकते हैं एक ऐसा पॉइंट है जहां से आपने उसको एक स्क्रू लगा के जोड़ा हुआ है, रिवेट कहते हैं उसको, एक दूसरे में ऐसे जुड़ जाती है वो, विथ रेडियाई ऑफ 0.2 सेंटीमीटर इफ द मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस। तो देखिए बेसिकली क्या है, इस तरह की दो प्लेट्स हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक नहीं, एक के बाजू में एक, ऐसी, और यहां कहीं रिवेट्स होती हैं। देखो रिवेट्स कहाँ होती है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे रिवेट्स होंगी, है ना, यहाँ पे रिवेट्स होंगी, यहाँ पे रिवेट्स होंगी, यहाँ पे रिवेट्स होंगी, ठीक है ना। अच्छा, हाउ मच फोर्स इज टू बी अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेट टू शेयर बोथ ऑफ द रिवेट। तो ऐसे कितनी तेजी से खींचे हम, ऐसे कितनी तेजी से खींचे हम इसको, देखो तो हुआ ना शेयरिंग स्ट्रेस। देखो इधर खींच रहे हैं तो इस पे फोर्स लग रहा है ऐसे, तो ये बेसिकली मान लो ऐसी रिवेट है,
एक उस पे ऐसे प्लेट है, एक ऐसे प्लेट है, दो प्लेट ऐसे एक दूसरे से चिपकी हुई है। अब पूछ रहा है हम ऐसे कितनी तेज इनको खींचे कि वो रिवेट टूट जाए। तो रिवेट तो ऐसी लगी होगी परपेंडिकुलर, उसे तोड़ने के लिए आपको शेयरिंग फोर्स लगाना है, शेयरिंग स्ट्रेन, वही पूछ रहा है वो कितना लगाए। तो उसने आपको रिवेट के बारे में सब कुछ बता रखा है। तो अगर मैं रिवेट को जूम करके आपको दिखाऊं तो एक रिवेट ऐसी सिलेंड्रिकल चीज होती है जो फंस जाती है एक होल में जाके, एक इस प्लेट के होल में और एक इस प्लेट के होल में, इसे तोड़ना है हमें। तो इसका मतलब फोर्स जो है वो रिवेट पे इस तरफ लग रहा होगा। अच्छा, तो अगर हम देखें तो हमें पता है शेयरिंग मॉडुलस जो होता है ना। अब मॉडुलस किसकी बनी हुई है? अच्छा, रिवेट किसकी? अच्छा, उसमें दे तो दिया सब कुछ हमें, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेस हमें दे दिया वो कितना ले सकता है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो रिवेट ले सकती है वो फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल होता है, ये फोर्स और ये एरिया। तो यहां से फोर्स मिल जाएगा हमें मैक्सिमम जो हमें चाहिए, हो जाएगा एरिया इंटू स्ट्रेस। एरिया कितना है? पाई इंटू 0.2/2, 0.1 का स्क्वायर। 0.1 का स्क्वायर मतलब 10⁻³ का स्क्वायर है ना, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में भी चेंज कर लिया। इंटू स्ट्रेस कितना है? 5 इंटू 10⁻8। कहाँ है तो इसको सीधे 3.14 से मल्टीप्लाई कर लें, ज्यादा बेटर है। यह जाएगा 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, यह जाएगा 27 15 1570 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगेगा। और आप देखिए इसलिए रिवेट्स बड़े काम के होते हैं कि बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए उनको तोड़ने के लिए, है ना। उनको तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ता है। एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, स्क्वायर लेड स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 5 सेंटीमीटर। तो साइड, अच्छा जी, इज सब्जेक्टेड टू अ शीयरिंग स्ट्रेस फोर्स ऑन इट्स नैरो फेस। ओके, देखो तो ऐसी एक कुछ इस तरह की एक 50 50 और 5 इस तरह के क्यूबॉइडल लेड स्लैब है ना, ठीक है। नैरो फेस तो यही मानना पड़ेगा अपन को, ये वाला ना, ये नैरो फेस हो गया अपना। अच्छा, यहां पे फोर्स लगाना है, यहां पे हमें फोर्स अप्लाई करना है। तो ये हो गया हमारा एरिया वाला पार्ट, देखो सब अपने आप ही क्लियर हो जाता है। अब लेंथ वाला जो पार्ट है वो हमें देखना होगा कि हमने इसे कैसे रखा है। द लोअर एज इज रिवेटेड टू द फ्लोर। अच्छा जी, लोअर एज है ना। ओके, हाउ मच इज द अपर एज डिस्प्लेस्ड इफ द शेयरिंग। अब देखो इसमें थोड़ा सा ये है कि इसको हमने कैसे रखा है, बिकॉज और भी पॉसिबिलिटी इसकी बन सकती है क्या? हाँ देखो, पॉसिबिलिटी तो एक और बन सकती है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है इसकी कि हम इसको ऐसा बनाते, है ना, ऐसा बनाते और यहां फोर्स लगाते तो ये लेंथ आ जाती, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, इज सब्जेक्टेड टू अ शेयरिंग फोर्स ऑन इट्स नैरो फेस, क्योंकि देखो यहाँ भी नैरो फेस पे लगेगा फोर्स। अगर मैं यहाँ पे फोर्स ऐसा लगाऊं इसमें इस तरीके से तो भी नैरो ही फेस पे फोर्स लगा है, लेकिन क्वेश्चन के डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं, है ना। तो चलिए, तो इन दोनों केस में हम ये वाला केस कंसिडर कर लेते हैं जहां से हमने डायग्राम इसमें जरूरी था, बट कोई दिक्कत नहीं, इवेंचुअली हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डायग्राम हमेशा गिवन ही होता है, यहाँ पे डायग्राम नहीं था तो हमने अपने हिसाब से ये वाला केस कंसिडर कर लिया। तो नीचे वाले एज को रिवेट कर दिया, इसको हमने क्या करा है, जोड़ दिया है। तो भाई हमें पता है कि क्या होगा, जैसे हम फोर्स लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से ये इस तरीके से टेढ़ा होने लगेगा, है ना, ऐसा टेढ़ा ये खिसक जाएगा। तो ये इसका चेंज इन लेंथ होगा इस डायरेक्शन में। तो लोअर एज तो बोला है हाउ मच इज द अपर एज डिस्प्लेस, तो डेल्टा एल पूछे, तो पहले तो डेल्टा एल का फॉर्मूला लिख लो, फोर्स अपॉन एरिया, एल अपॉन, अब यहाँ पे शेयर मॉडुलस आएगा जी। फोर्स कितना लगा रहे हैं आप देखिए, 9 इंटू 10⁴। एरिया कितना है, ऊपर वाले लेंगे तो 50 इंटू 50 इंटू 10 की, अच्छा 50 इंटू 50 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। अच्छा, इंटू लेंथ कितनी है, लेंथ ये वाली लेना है आपको, है ना, 5 इंटू 10⁻², है, डिपेंडिंग ऑन दी जो हमने डायग्राम कंसिडर किया है। और जी है आपका 5.6 इंटू 10⁹। सही है, कर लीजिए भैया कैंसिल। तो 5 से 5 गया, 10 आ गया। ये कैंसिल तो बिल्कुल नहीं होगा ये, है ना। इसको आप 100/2 लिख सकते हैं। जैसे इसको 100/2 लिखेंगे तो यहाँ पता है क्या होगा, यहाँ 100/2 लिखेंगे तो ये 3 0 से पहले तो ये गया, 2 ऊपर चला गया, 3 0 से ये कटा 10⁻⁻1 बचा, और एक और काट दो यहाँ से 10⁸ बचा। इतना तो क्लियर है। इस 4 को इस 8 से काटो, यहाँ पे 4 बचा, ये भी क्लियर है। यहाँ से इसको लो, ये भी 3 हो गया, ये भी क्लियर है। इतना क्लियर है, सही है। 100/2 2 ऊपर गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 2 = 18 अपॉन 56, और ये बच गया 10⁻⁵, सॉरी 10⁻⁵। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो मुझे पता है यार, ये देखो 6 3 18 और 5 3 15 और 16, तो ये वाला लगभग 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 0.3, ठीक है। तो ये जाएगा 18 और 15 16 168, ये बचेगा कितना, 12 120। तो ये 0.32 इंटू 10⁻⁵ के आसपास आएगा मीटर्स में।
जो कि आप देख सकते हैं काफी कम चेंज है। वैसे भी बहुत कम चेंज होता है क्योंकि फोर्स इतना ज्यादा नहीं लग रहा है। और ये इसका देखो, आप देखो ना, बहुत ज्यादा है इसका शेयर मॉडुलस। इतने ज्यादा शेयर मॉडुलस में ज्यादा चेंज नहीं आता है। ठीक है, एक बार मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। 999 ठीक है, 50 ठीक है, 10 100 10 के पर -3 ये ठीक है, 8 ठीक है, 4 से 4 ठीक है, पॉइंट ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। इतना कुछ चेंज इन लेंथ यहाँ पे आने वाला है। चलिए, द लास्ट मॉड्यूलस इज कॉल्ड एज बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, सिंपल है, एक वॉल्यूम होगी जिसमें आप चारों तरफ से फोर्स लगा रहे होंगे, जिसके कारण वॉल्यूम नॉर्मली कम हो जाती है। वॉल्यूम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब अगर हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की बात करें, तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और बीटा से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लेकिन कौन सा, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक अपॉन वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक अपॉन वॉल्यूमेट्रिक। अच्छा जी, तो यहां पे स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। और मैंने आपको बताया था जब स्ट्रेन लिखना है वॉल्यूमेट्रिक में तो माइनस डेल्टा वी अपॉन वी करना है, क्योंकि ये नेगेटिव आता है, वॉल्यूम कम होती है। तो ये आ जाएगा माइनस एफ अपॉन ए। अब देखो, मैंने आपको ये भी समझाया था कि वॉल्यूमेट्रिक में जब भी बात हो तो फोर्स अपॉन एरिया को हमें प्रेशर से रिप्लेस कर लेना चाहिए। तो यहां पे आ जाएगा प्रेशर, जो कि हाइड्रोलिक प्रेशर भी हो सकता है, इनटू वॉल्यूम अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। ये हमारा बीटा का जो है फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है जी, देखते हैं। ये कुछ हमारे, मैंने बीटा के आपको बल्क मॉडुलस के कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज बता दी है। एल्यूमिनियम आप देख सकते हैं, ब्रास, कॉपर, ग्लास, सबकी ये है, ये गिवन होती है एग्जाम में। और जब भी आपको न्यूमेरिकल करना होगा तो इनको आप यूज कर सकते हैं, बहुत इजीली इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। By how much the pressure on 1 liter of water be changed to compress it by 0.1%? 0.1% कंप्रेस करना है, मतलब इसने क्या दे रखा है, इसने हमें दे रखा है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इनटू 100, है ना। परसेंटेज में हमेशा 100 का मल्टीप्लाई करके दिया होता है, तभी वो परसेंटेज होता है। ये आपको 0.1 दे रखा है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम कितना है भैया, ये आपको दे रखा है 0.1 अपॉन 100 या फिर 10 की पावर -3। बस अब तो आंसर आ ही गया। आपको प्रेशर पूछा हुआ है तो बल्क मॉडुलस बीटा की वैल्यू क्या होती है, वो होती है प्रेशर, अभी मैंने आपको बता दी, माइनस इतना। अब देखो, क्योंकि वो कंप्रेस है तो ये ऑलरेडी नेगेटिव आना चाहिए था, ये वैल्यू नेगेटिव में होनी चाहिए थी ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसको आप नेगेटिव यहां ले लो, इसको नेगेटिव यहां ले लो, इसको नेगेटिव यहां ले लो, तो ये नेगेटिव नेगेटिव अपने आप ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से प्रेशर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी बीटा 2.2 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -3। आंसर बहुत ही सिंप्लिसिटी से आ गया हमारा, 2.2 इंटू 10 की पावर 6। क्या होगा, प्रेशर है तो पास्कल हो सकता है, न्यूटन पर मीटर हो सकता है, ये सारे आंसर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है द प्रेशर ऑफ अ मीडियम इज चेंज्ड फ्रॉम दिस मच टू दिस मच एंड चेंज इन वॉल्यूम इज दिस मच कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, फाइंड द बल्क मॉडुलस। तो प्रेशर चेंज करने का मतलब इतना प्रेशर एडिशनली वहां लगा है। तो हमें ये याद रखना है कि जब भी हम बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो आता है फोर्स अपॉन एरिया इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। लेकिन यहां पे जो फोर्स अपॉन एरिया है इसी को हम क्या लिख लेते हैं, प्रेशर। ये प्रेशर एक्चुअली इंक्रीज्ड एडिशनल प्रेशर है जो आप लगा रहे हैं, क्योंकि वही चेंज लाएगा, वही क्या लाएगा, आपका चेंज लाएगा, वॉल्यूम में चेंज है ना ये। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी माइनस इंक्रीज्ड प्रेशर कितना है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 551.0 इंटू 10 की पावर 5। वॉल्यूम जो है बोला है चेंज इन वॉल्यूम 10% है, तो 10% का मतलब होता है 10% ऑफ वी, है ना। जो भी वी है उसका 10% चेंज हुआ है, डेल्टा वी इतना है, तो 10% ऑफ वी, और ये वी आ गया आपका, बस यही आपका आंसर है। तो बल्क मॉडुलस का जो आंसर आपका आ जाएगा वो आ जाएगा, नेगेटिव साइन तो ये दिखा रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम ऑब्वियसली बात है डिक्रीज होगी, तो हम इससे भी नेगेटिव ले लेंगे, तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 5, है ना।
1.5 into 10 की पावर 5 विल बी द आंसर ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम 10% है, 10% किसका है, 10% इनिशियल वॉल्यूम का होगा, दैट इज प्रीटी ऑब्वियस। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान से इसको पहले थोड़ा समझते हैं, फिर इस पे हम इसकी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग को लेंगे। ठीक है, जब भी हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो वो बॉडी अपने शेप को चेंज करती है। फॉर एग्जाम्पल हम एक रॉड कंसिडर करते हैं, तो वो रॉड अपनी इनिशियल लेंथ से फाइनल लेंथ की तरफ मूव करती है। लेकिन इंटरनली क्या होता है हम ये समझते हैं। अगर हम इंटरनली देखें तो यही फोर्स एक रीस्टोरिंग फोर्स को डेवलप करता है, जो कि आपके पार्टिकल्स को एक तरीके से आगे जाने से रोकता है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो पार्टिकल्स को आगे खींचता है। भाई एक तरीके से पार्टिकल्स को आगे ही तो मूव कर रहा है, लेकिन वो अलग नहीं होने दे रहा है। बॉडी एज अ होल को मूव नहीं कर रहा, लेकिन बॉडी के अंदर इंटरनल मूवमेंट करवा रहा है। तो वो जो छोटी छोटी एडिशनल मूवमेंट है वही क्या करती है, बॉडी के शेप को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। अच्छा, अगर हम इसी को स्प्रिंग में ऑब्जर्व करें तो स्प्रिंग में तो क्लियरली ऐसा समझ आता है कि स्प्रिंग का अगर ये शेप है और अगर हम उसको खींचते हैं तो स्प्रिंग का शेप इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमने वर्क किया था, जो एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया था, वो किसी ना किसी एनर्जी में स्टोर होगा। क्योंकि यहां पे शेप में या साइज में चेंज आ रहा है, तो मैंने आपको वर्क पर एनर्जी में बताया था कि जब भी शेप और साइज में चेंज आए तो आप क्या करेंगे, आप पोटेंशियल नाम देंगे उस चीज को। तो जब भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है किसी भी सिस्टम की, तो हम उसे पोटेंशियल में चेंज के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज की तरह कंसिडर उसे करते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब हम इस रॉड को पुल कर रहे हैं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो फोर्स है वो या तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में चले जाएगा, या इसका ऑपोजिट भी ट्रू है, दैट वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, मतलब नॉट द इंटरनल फोर्स बट वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि उसका एक तरीके से क्या है, उसका एक कंजर्वेटिव फोर्स है, वो क्या करेगा, वो उसकी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा। तो दोनों ही बात ट्रू है, क्योंकि यहां पे हम काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो कंसिडर कर रहे हैं। तो चलिए मैं निकालता हूं वर्क डन बाय, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हम यहां निकालते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो पार्टिकल है, किसी भी इंस्टेंट पे जब ये फोर्स लग रहा था तो ये फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कोई भी एक सर्टेन पार्टिकल एक सर्टेन टाइम में एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट dx को मूव करता है ना। तो यहां पे जो हमने फोर्स लिया, हमें पता है वो कांस्टेंट होगी हर जगह। तो इस फोर्स के कारण एक सर्टेन पार्टिकल dx डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल करता है, जो मैंने यहां पे ड्रॉ करी है। तो जो इसको हम ब्लू कलर से ड्रॉ करते हैं तो इसको देखना और आसान होगा। ठीक है, अच्छा, तो हमारा जो वर्क आएगा, टोटल वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स आएगा, वो इन्हीं छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के वर्क का इंटीग्रेशन होगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स डॉट dx होगा। हमें पता है भाई, अगर फोर्स बाहर लग रहा है तो जो पार्टिकल की स्ट्रेचिंग है या मूवमेंट है वो भी बाहर होगी। तो हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं एफ डी एक्स कॉस 0। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसको फर्दर और इस डिटेल में इसमें जाना चाहूं तो पहले मुझे यहां पे फोर्स निकालना पड़ेगा कि जो मेरा फोर्स है वो क्या है। तो इस फोर्स को हम अब अपनी यंग्स मॉडुलस से रिलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि इसी फोर्स के कारण एक चेंज आ रहा है, तो हम यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगा के लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया और इनिशियल लेंथ एल, और जो चेंज आ रहा है वो कितना है, डेल्टा एल। तो यहां से जो फोर्स एक तरीके से रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, जिसकी वैल्यू सेम होती है, तो हम रिस्टोरिंग फोर्स से अपने डिफॉर्मिंग फोर्स को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसका एक फिजिकल फॉर्मूला पता है जो चेंज से रिलेट करता है। वो कितना है, वो आ जाएगा F इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल। याद रखिएगा, ये जो डेल्टा एल है यहाँ पे, यही हमारा वेरिएबल है, यही हमारा वेरिएबल है, यही हमारा चेंज हो रहा है ना। दिस इज व्हाट इज चेंजिंग। यही डेल्टा एल तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे जब तक आप खींचते रहेंगे तब तक डेल्टा एल बढ़ते रहेगा। तो इस फोर्स को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा वाई ए डेल्टा एल डी एक्स अपॉन एल। तो ये चेंज हो रहा है, दिस थिंग इज चेंजिंग, और इसके रिस्पेक्ट में हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी चेंज इन लेंथ है और ये भी स्मॉल चेंज इन लेंथ है। देखिए, तो ये हमारा आ जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब मुझे पता है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, अब मैं इन्हें कांस्टेंट मान के चल रहा हूं। एक्चुअली में रियलिटी में जब लेंथ बढ़ती है तो एरिया कम हो जाता है, लेकिन जब हम अपने सिलेबस को देखते हैं तो वहां पे पहले जब हम किसी लेंथ के अलोंग या टेंसाइल स्ट्रेस की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करते हैं, तो वहां पे हम एरिया को कांस्टेंट मान के चलते हैं।
ठीक है जी। तो ये y बाहर आ गया, a बाहर आ गया, l बाहर आ गया, और ये हो जाएगा आपका डेल्टा एल इंटू डी एक्स, डेल्टा एल इंटू डी एक्स। ये आपका बदलता हुआ है, तो वाई ए, इसको हम डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन 2 लिख लेंगे, और इसे इनिशियल चेंज मान लीजिए 0 है, और फाइनल चेंज फाइनली डेल्टा एल ही है जो फाइनल चेंज हमारा हो रहा है। तो हो जाएगा वाई ए एल डेल्टा एल का स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए तो हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम इसे यहीं सिंप्लीफाई कर देंगे। तो हम देखेंगे कि यहां पे मैं डेल्टा एल का स्क्वायर दिख रहा है, तो अगर मैं एल का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं इसी फॉर्मूले में, यहीं पे मैं कर देता हूं इस चीज को, अगर मैं एल का मल्टीप्लाई और एल का डिवाइड कर देता हूं तो एल इंटू एल इज एल स्क्वायर, एल इंटू एल एल स्क्वायर है, तो डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो डेल्टा एल अपॉन एल का होल एल स्क्वायर कितना हो गया, स्ट्रेन का स्क्वायर हो गया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, वाई ए, ये आ गया स्ट्रेन का स्क्वायर, और एक लेंथ आ गई और हाफ आ गया। देखो एक फॉर्मूला ये बन गया। इसे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कैसे, देखो एरिया इंटू लेंथ को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ गया हमारा y इंटू वॉल्यूम, है ना, v इज द टोटल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, ये आ गया स्ट्रेन का स्क्वायर अपॉन 2, या फिर आप यंग्स मॉडुलस को स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन भी लिख सकते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू द वॉल्यूम। तो ये हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ गया, मतलब हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द रॉड। अब आप इसको एनर्जी डेंसिटी की तरह भी देख सकते हैं, आप ये भी निकाल सकते हैं, अगर मैं चाहूं तो मैं इस वॉल्यूम को इसके नीचे ला सकता हूं, पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी भी निकाल सकता हूं कि भाई यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी आ रही है, तो हो जाएगी हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, या फिर टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। अब अगर मैं इसको फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में कैटेगराइज करूं, तो मुझे पता है इनिशियली, क्योंकि दिख रहा है मुझे बहुत क्लियरली कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो है वो स्ट्रेन पर डेवलप कर रहा है, और इनिशियल स्ट्रेन मेरा 0 था बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो मैं सीधे यहां से लिख सकता हूं कि मेरा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा, अगर मेरा इनिशियल 0 है तो, नहीं तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा चेंज के लिए ही लगेगा, है ना। तो अगर मेरा इनिशियल 0 है तो मेरा फाइनल आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ये मेरा फॉर्मूला आ गया जो कि मेरा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। इसमें क्या चीज हमने अज्यूम कर रखी है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी है, 0 है। यहां पे हमने एक अजम्पशन कर रखी है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 है। ठीक है, अब अगर हम इसको स्प्रिंग से रिलेट करें जो हमने ऑलरेडी वर्कपान एनर्जी में पढ़ा है, तो आप यहां से देखिए, यहां पे नोटिस करिए, देखिए ये मेरा रिस्टोरिंग फोर्स है, और मुझे पता है कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये इस डायरेक्शन में है, तो अगर मैं अपने एक्सटर्नल फोर्स को यहां मान रहा हूं तो इसके अपोजिट है, तो अगर मेरा चेंज इन लेंथ इस तरफ तो अपोजिट है, तो मैं इसमें एक नेगेटिव साइन भी यहां लगा सकता हूं। अगर मैं इसको रिस्टोरिंग लिखता हूं मान लीजिए, ठीक है, अगर मैं इसको रिस्टोरिंग लिखता हूं तो ये रिस्टोरिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ जो भी डेल्टा एल है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन लगाना चाहता हूं तो जो भी डेल्टा एल है वो यहां पे है, और देखिए ये सब एक कांस्टेंट है, देखिए यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल कांस्टेंट है, ये हमने कांस्टेंट मान रखा है, ये भी हमने इनिशियल लेंथ तो कांस्टेंट है, इनिशियल एरिया भी कांस्टेंट है, ये सब इनिशियल वैल्यूज है। तो यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक कांस्टेंट लिख सकते हैं, मटेरियल कांस्टेंट इसे कहते हैं, और ये हमारा रिस्टोरिंग फोर्स का जनरल फॉर्मूला आ जाता है, विच इज F इज इक्वल टू माइनस के इंटू चेंज माइनस के एक्स माइनस के डेल्टा एल। तो यही फॉर्मूले से हमने वहां पे डेरिवेशन किया था, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला है वो हमारा यहीं से निकल जाता है। अब एक बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पे हम देखते हैं, अ वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड्स इन इज स्ट्रेच्ड बाय अटैचिंग अ वेट ऑफ 200 न्यूटन टू द लोअर एंड। ठीक है जी, द वेट स्ट्रेचेस द वायर बाय 1 mm, फाइंड द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। तो बहुत सिंपल है ना, एक वायर है, उस वायर को हमने 200 न्यूटन के वेट से सस्पेंड कर दिया, उसका खुद का वेट हमें कुछ भी कंसिडर नहीं करना, वायर का खुद के वेट से भी नहीं तो एक्सटेंशन हो सकता था। अच्छा, वेट कितना स्ट्रेच कर रहा है इसको, तो डेल्टा एल आपको दे दिया है 1 mm, है ना। फाइंड द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। तो अब देखो, अब यहाँ पे हमें ना
डेल्टा एल दे दिया है, ठीक है, और हमें डेल्टा एल दे दिया है, डेल्टा एल, तो हमें इस हिसाब से, ओके ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि वैल्यूज नहीं दी हैं और आई थिंक द डायग्राम में भी वैल्यूज नहीं है, तो हम जनरली बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। कुल मिला के हमें बस ये पता होना चाहिए कि इसे अप्रोच कैसे करना है। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला जो आ जाएगा हो जाएगा हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। स्ट्रेस तो होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल, और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, है ना। देखिए एरिया से एरिया कट गया, लेंथ से लेंथ कट गया। अच्छा, तो हमारा आंसर तो आ ही गया। हमारा फोर्स जो गिवन है वो है 200 न्यूटन, और हमारा डेल्टा एल जो गिवन है वो है 10⁻³ मीटर्स। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 10⁻⁻1 जूल्स, या फिर 0.1 जूल एनर्जी स्टोर हमारी हो जाएगी इस स्ट्रेस्ड वायर में, ठीक है। चलिए, तो अब हम कुछ एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं। जो इलास्टिसिटी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पे हम फिजिक्स में कहां इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, देखिए जहां भी रॉड्स वायर्स इनका डिस्कशन हो रहा होगा वहां पे हमें इलास्टिसिटी को सोच के ही चीजों को बनाना पड़ेगा। जैसे कि थिकनेस ऑफ मेटालिक रॉड्स इन क्रेन्स मेड अकॉर्डिंग टू मैक्स लोड लिमिट एंड द इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। तो जब भी आपको क्रेन्स या कोई भी हैवी चीज उठाने के लिए वायर्स चाहिए होते हैं, तार चाहिए होते हैं, तो उनको आपको स्टील का बनाना होता है। रोप से काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि रोप की जो इलास्टिसिटी है वो काफी क्या होती है, कम होती है, तो ब्रेक हो जाती है रोप, बहुत जल्दी उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ब्रेक कर देती है। तो आपको स्टील के तार यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि हमने देखा था स्टील की इलास्टिसिटी बहुत ही ज्यादा है। तो अब अकॉर्डिंग टू आपको कितना वेट उठाना है, तो अगर आप इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखेंगे कि भाई मेरा मैक्सिमम लोड कितना है उस हिसाब से, और कौन सा मटेरियल मैं यूज कर रहा हूं उस हिसाब से, अगर मैं ये दोनों चीज फिक्स कर दूं तो मुझे एरिया और लेंथ के बारे में जानकारी मिल जाएगी। मैं डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लगा सकता हूं। तो अगर मैं लेंथ को कम कर रहा हूं तो एरिया को भी मुझे कम रखना पड़ेगा एक फोर्स के लिए, अगर मैं लेंथ को बढ़ा रहा हूं तो एरिया को भी मुझे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। इस फंडामेंटल के बेसिस पे ही आप क्रेन्स जो बहुत हैवी सामान को उठाने के लिए यूज होती है उसको आप रखते हैं। फिर in designing a beam for its use to support a load in construction of roofs and bridges, it is advantageous to increase the depth rather than the width of the beam। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने देखा होगा जब भी हमें रूफ्स बनानी होती है, छत बनानी होती है, तो हमें इस तरीके के बीम मतलब हॉरिजॉन्टल बीम्स को खड़ा करना पड़ता है जिसपे वो स्ट्रक्चर सेट होता है। तो उस स्ट्रक्चर पे जब ऊपर से प्रेशर लगता है तो उसमें एक डिप्रेशन आने के चांसेस रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी बीम है, ये उसकी डेप्थ है, ये उसकी लेंथ है, ये उसकी विड्थ है, और उसमें ये जो डिप्रेशन आ सकता है पॉसिबिलिटी, वो उसको मैंने डेल से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आप देखेंगे जो डेल का फॉर्मूला है जो हमें डिराइव नहीं करना है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, तो आप उसके कंक्लूजन जो फिजिकल कंक्लूजन उसको कर पाएंगे। तो डेल का फॉर्मूला आता है वेट ऑफ रॉड इनटू लेंथ का क्यूब अपॉन 4b, b इज द विड्थ ऑफ द रॉड, d क्यूब अपॉन इनटू यंग्स मॉडुलस। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है नोट करने वाले हैं कि कभी भी आपको कोई बीम बनानी है तो एक तो आपको ऐसे मटेरियल से बनानी है भाई जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा हो, तभी डिप्रेशन कम होगा, है ना। हमें डिप्रेशन कम से कम रखना है भाई, डिप्रेशन ज्यादा आएगा तो बीम टूटने के चांसेस है। तो पहला तो यंग्स मॉडुलस ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, आप बीम को मोटा बनाने से बेटर है उसको ज्यादा हाइट में बनाइए, है ना। लिखा हुआ है ना कि डेप्थ उसका बढ़ाइए, क्योंकि देखो डेप्थ की पावर 3 आ रही है, तो डेप्थ जरा सा भी आप इंक्रीज करोगे, मतलब उसकी चौड़ाई मतलब उसकी ऊंचाई जरा सी भी इंक्रीज करोगे तो बहुत ज्यादा वो आपको बेनिफिट करेगा डिप्रेशन कंट्रोल करने में। तो आप डी को भी बढ़ाइए सो दैट ये वाला पार्ट आपका कम से कम रहे। तो ये बहुत प्रैक्टिकल यूज है, इलास्टिसिटी प्लस द शेप ऑफ द बीम विच यू मेड, या शेप ऑफ द मटेरियल, या फिर जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं उसके शेप और इलास्टिसिटी दोनों से पे ही कैसे उसके चेंजेस डिपेंड करते हैं। A hollow shaft is stronger than a solid shaft made of same material। तो ये बोल रहा है कि भाई जो hollow shaft होते हैं वो solid shaft से strong होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें एक hollow shaft में सारा का सारा जो मास है वो कहां पे होता है, एजेस पे होता है। और अगर सारा का सारा मास एजेस पे है तो हमें पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ज्यादा आएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, और ज्यादा दूर मास अगर है तो ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो आपको ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा उसको ट्विस्ट देने के लिए। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव तो फुलफिल हो गया, वो यही था कि जब भी हम कोई शाफ्ट बनाए, शाफ्ट क्या होता है, जब भी आपको दो बॉडीज के बीच में एक लिंकेज क्रिएट करना होता है तो आप शाफ्ट से क्रिएट करते हैं।
बहुत सारे पिलर्स भी शाफ्ट के रूप में बनते हैं। आपने देखा होगा जब ब्रिजेस के नीचे गोल गोल पिलर्स होते हैं, तो उनको सॉलिड बनाने से ज्यादा हॉलो बनाया जाता है, क्योंकि ये वाले सिनेरियो को हम वहां पे फॉलो करना चाहते हैं। शाफ्ट और कहाँ होता है? कार में आप देखेंगे फ्रंट और बैक व्हील के बीच में जो पाइप होता है, जो एक्सेल होता है, वो भी शाफ्ट के रूप में बनाया जाता है। तो हर जगह जहां भी आपको कनेक्शंस बनाने हैं दो चीजों के बीच में, वहां पे आप शाफ्ट का यूज करते हैं मैकेनिकली, और उनको हमेशा हॉलो बनाने की हमारी प्रायोरिटी होती है, सो दैट हम उसके ट्विस्ट को मैनेज कर पाए। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर इज पॉइजंस रेशियो। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में, जब मैं आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पढ़ते टाइम हम ये मान के चलते हैं कि बॉडी का जो लेटरल स्ट्रेन है, मतलब बॉडी का जो एरिया है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में जब भी आप किसी भी बॉडी की लेंथ को बढ़ाएंगे, तो क्योंकि उसका मास कांस्टेंट है, उसके अंदर के नंबर ऑफ एटम्स कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम भी फिक्स्ड ही ऑक्युपाई करेगा। और अगर वॉल्यूम भी फिक्स्ड ऑक्युपाई करेगा, इसका मतलब कि अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे तो उसके एरिया को कम होना पड़ेगा। ये जो वॉल्यूम है, अगर ये फिक्स रखनी है हमें, तो हमें क्लियरली पता है कि अगर हम उसके लेंथ को बढ़ाते हैं फोर्स लगा के, तो उसका एरिया अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसी इंटरडिपेंडेंट चेंज को नापने के लिए हमने डिफाइन किया पॉइजंस रेशियो। एक डिफाइंड कॉन्सेप्ट है। क्या होता है पॉइजंस रेशियो? ईटा। तो यही आपका पॉइजंस रेशियो है, दैट इज लेटरल स्ट्रेन टू द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का ये रेशियो है। तो लेटरल स्ट्रेन मतलब कि वो स्ट्रेन जो फोर्स के परपेंडिकुलर है, और लॉन्गिट्यूडनल जो पैरेलल है। तो ये आ जाएगा डेल्टा डी। तो यहां पे हम लेंगे डेल्टा डी अपॉन डी, और ये आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल। ये आ जाएगा आपका पॉइंट्स रेशियो। डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के लिए आप इसी रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। शेप पे डिपेंड करता है डेफिनेटली, कौन सी फैक्टर चेंजेस हो रहे हैं वो डिपेंड करता है, लेकिन लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल कैसे कंसीडर करना है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए, एनसीईआरटी का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम। जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हर चैप्टर के एंड में मैं रेलेवेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी लेक्चर में कर चुके हैं, मैं आपको बताता हूं। अ स्टील वायर ऑफ लेंथ दिस मच एंड क्रॉस सेक्शन एरिया दिस मच स्ट्रेचेस बाय सेम अमाउंट एज कॉपर ऑफ लेंथ 3.5 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया दिस मच। तो डेल्टा एल दोनों का सेम है, और क्या सेम है? आपका देखो लोड भी सेम है। अब आपसे यंग्स मॉडुलस का रेशियो पूछ लिया गया है, तो बड़ा सिंपल है भाई, आप इसमें रख देंगे एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। लेकिन किसका रखेंगे? स्टील का। ये हो जाएगा एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। किसका जाएगा? कॉपर का, है ना। बस। तो आप देखिए, आपको पता है फोर्स सेम है, डेल्टा एल सेम है, तो सिंपल आंसर आ गया एल एस इंटू ए सी एल सी इंटू ए एस। बस इनकी वैल्यूज रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये हम ऑलरेडी लेक्चर में कर चुके हैं, तो इसका आंसर निकाल लीजिएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन जो हम ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व दिया हुआ है, जिससे हमें कुछ चीजों को कैलकुलेट करना है। जैसे पहली चीज जिन्हें पूछी हुई, यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करना है। तो अगर यंग्स मॉडुलस का हम फॉर्मूला देखें, तो यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू चाहिए होंगे यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करने के लिए। तो मैं कोई एक ऐसी वैल्यू ढूंढता हूं जो मुझे बिल्कुल परफेक्टली मिल रही है। तो देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये पूरा मुझे दिख रहा है हुक्स रीजन है, जहां पे पूरा हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे ये रहा मेरा स्ट्रेस, और ये रहा मेरा स्ट्रेन। तो स्ट्रेस मेरा कितना है? 150 इंटू 10 की पावर 6। ये 10 की पावर नहीं भूलना है। तो 150 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन स्ट्रेन कितना है? 0.002। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से +3, 7.5 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ये आपका स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस आ जाएगा। दूसरा पूछ रहा है अप्रोक्सीमेटली द यील्ड स्ट्रेंथ। तो यील्ड स्ट्रेंथ वो पॉइंट होता है, अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ, जहां तक आपको फाइनली बॉडी सस्टेन करती है, उसका जो ब्रेक डाउन कर जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपेयर करके कि जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो हमारी, अगर हम स्ट्रेस के टर्म्स में देखें तो कितनी आ रही है? वो आ रही है 300 इंटू 10 की पावर 7 10 की पावर 6। तो यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू हो जाएगी 300 इंटू 10 की पावर 6। दैट इज आर यील्ड स्ट्रेंथ, है ना। हम चाहें तो इसी को स्ट्रेस फॉर्मूला लगा सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, और हम इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, इनटू एरिया करके हम उसका फोर्स, यील्ड फोर्स भी निकाल सकते थे, या अल्टीमेट स्ट्रेंथ फोर्स भी इसका निकाल सकते थे अगर हमारे पास एरिया होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर आर मेड ऑफ स्टील एंड ब्रास आर लोडेड एज शोन इन फिगर। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट हमने लेक्चर में किया हुआ है। यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना होता है कि जब
स्टील वायर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये पूरा फोर्स कंसिडर करना है। तो स्टील के लिए जो फोर्स आएगा वो आएगा 10 × 10 मतलब 10 G mg है ना, तो 100 न्यूटन आएगा। और ब्रास के लिए जो फोर्स आएगा वो आपका 60 न्यूटन आएगा, है ना। तो इस तरीके से आपका फोर्सेस है, मैंने ऑलरेडी लेक्चर में करवा रखा है, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। रिजिड बार ऑफ मास 15 kg, तो एक 15 kg का बार है, सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर्स 2 मीटर लॉन्ग, है ना। 3 वायर 2 मीटर लॉन्ग के सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तीनों वायर 2 मीटर के हैं। 2 सेट एंड्स आर ऑफ कॉपर, मिडिल वन इज ऑफ आयरन, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इफ ईच टू हैव सेम टेंशन। तो अगर सब में टेंशन सेम है, जो कि होगी क्योंकि अगर लेवल में है तो टेंशन सेम ही होगी, तो आपको बताना है कि इनका रेशियो ऑफ डायमीटर कितना है। तो भाई देखो, हमें पता है इन दोनों का ही निकाल लेते हैं। तो टी टेंशन ऑफ कॉपर इज इक्वल टू टेंशन ऑफ आयरन, टेंशन मतलब फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिख लीजिए, फोर्स अपॉन एरिया इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। यहीं से आप फोर्स का फॉर्मूला लिखिए, क्या आएगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इंटू डेल्टा एल ऑफ कॉपर अपॉन एल ऑफ कॉपर इंटू एरिया ऑफ कॉपर, है ना। यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन डेल्टा एल ऑफ आयरन, एरिया ऑफ आयरन अपॉन एल ऑफ आयरन। अब देखो इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है भाई, लेंथ दो सेम है ना। आपका एरिया इनका क्या है, एरिया इनका, अच्छा एरिया का ही रेशियो निकालना है। अब चेंज इन लेंथ, है ना, चेंज इन लेंथ भी सेम होगी, बताइए क्यों। क्योंकि लेवल अप है। सोचो ये दोनों वायर अगर सेम है तो जितना, ये देखो यही बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये अगर सिर्फ 2 वायर होते तो क्या होता है, ये होता है अलग स्ट्रेच हो जाता है सेम टेंशन में, ये अलग। लेकिन क्योंकि कोनों में सेम वायर है तो ये दोनों की जो भी टेंशन होगी, जो भी एक्सटेंशन होगी, इसकी मजबूरी है उतनी एक्सटेंशन करना, है ना। क्योंकि इन दोनों की एक्सटेंशन तो सेम होगी, तो एक्सटेंशन भी इनकी सेम होगी, तो ये भी इनका सेम होगा। मतलब हमारे पास फाइनली बन जाएगा एरिया ऑफ कॉपर अपॉन एरिया ऑफ आयरन का वैल्यू हो जाएगा वाई ऑफ आयरन अपॉन वाई ऑफ कॉपर, जो कि आपको गिवन होगा पेपर में। अब आप इसको पाई आर स्क्वायर लिख लेंगे, तो आर कॉपर का स्क्वायर अपॉन आर आयरन का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई आयरन अपॉन वाई कॉपर। यहां से फाइनली हमें आर कॉपर अपॉन आयरन की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ वाई आयरन अपॉन वाई कॉपर, वाई मतलब यंग्स मॉडुलस, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी, जैसे ही पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए, द लास्ट क्वेश्चन एंड ऑफ द लेक्चर, एंड यहाँ पे फिर हम एंड करेंगे इस चीज को। कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास स्लैब व्हेन सब्जेक्टेड टू अ हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ दिस मच। तो प्रेशर आपको दे रखा है, जो हम लगा रहे हैं वो दे रखा है 10 ATM। एक ATM में 10 की पावर 5 पास्कल्स होते हैं, ठीक है। आपसे डेल्टा वी, आपसे ये पूछा हुआ है डेल्टा वी अपॉन वी, फ्रैक्शनल चेंज पूछा हुआ है ना। तो आपको पता है भाई, बाय द फॉर्मूला ऑफ बल्क मॉडुलस डेल्टा पी इंटू वी अपॉन डेल्टा वी ही हमारा फॉर्मूला होता है बल्क मॉडुलस का। तो डेल्टा वी अपॉन वी यहाँ से कितना आ जाएगा, हो जाएगा माइनस डेल्टा पी अपॉन बल्क मॉडुलस। ग्लास का हमें बल्क मॉडुलस यहाँ पे गिवन नहीं है, वो गिवन होता है। तो डेल्टा पी कितना आ जाएगा आपका, डेल्टा पी है, तो हमें पता है कि भाई ये जो चेंज है नेगेटिव, यही दिखा रहा है कि कम हो रही होगी वॉल्यूम। तो 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे बल्क मॉडुलस ऑफ ग्लास आ जाएगा। जैसे ही आप पुट करेंगे आपका फ्रैक्शनल चेंज आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखें, इस चैप्टर से जब क्वेश्चन बनेगा तो काफी सिंपल बनेगा, डायरेक्ट होगा, फॉर्मूला बेस्ड होगा। बस आपको अच्छे से फॉर्मूला अप्लाई करना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 के साथ, और फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज को।